ऑल राइट, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो देखा था, नाउ उसी का एक्सटेंशन हम लोग करेंगे। कैसे मॉडल ऑप्टिमाइज करते हैं, हाउ वी रन डिफरेंट प्रोसेसेस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशंस, राइट। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अलग अलग जो मॉडल्स पढ़े थे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। आज उसका और इम्प्लीमेंटेशन और अलग अलग यूज़। नाउ आज एक थोड़ा सा निश केस हम लोग पकड़ रहे हैं। निश एज इन कि बहुत ही डिफरेंट केस रहेगा ये, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो केस रहता है ये नॉर्मली बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। और दूसरा ये रहता है कि दिस इज समथिंग आई पर्टिकुलर डिफाइन, क्योंकि मुझे भी जब मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता हूँ डेटा साइंस के, देता भी हूँ, बट व्हेन आई ट्राई टू स्विच अ कंपनी एंड देन व्हेन आई अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, तो ये जो क्वेश्चन आता है मैं पहले बहुत ज़्यादा फंसता था इसके अंदर। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इसलिए फंसता था क्योंकि अभी तक जितनी भी जगह मैंने देखा था, या वेर एवर आई यूज टू लर्न, या ऑनलाइन रिसोर्सेज में भी स्टडी करता था, मे बी इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग ऑफ माई ओन स्टडी, बट जब भी मैं स्टडी करता था तो एक चीज़ में हर बार थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, कॉशियसली और अनकॉशियसली। बट मैंने एक चीज़ इग्नोर करी कि अभी तक मैंने जितने भी ऑप्टिमाइजेशन पढ़े थे, ऑप्टिमाइजेशन, तो जितने भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, और नॉर्मली भी किसी ग्रुप में आप जाके डिस्कशन भी करते हैं, तो जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि एल्गोरिदम का एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो जो भी पब्लिक रहती है, जो भी लोग रहते हैं, वो हमेशा ऑप्टिमाइजेशन जो बोलते हैं ना, वो क्लासिफिकेशन मॉडल्स का सबसे ज्यादा बोलते हैं। हाउ टू ऑप्टिमाइज अ मॉडल, तो क्लासिफिकेशन मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन वो बताना शुरू कर देते हैं ना। उसके अंदर वो बैगिंग बता देंगे, वो बूस्टिंग बता देंगे, वो क्रॉस वैलिडेशन बता देंगे, वो रैंडम फॉरेस्ट बता देंगे, वो एनसेम्बल बता देंगे, वो ट्री बेस्ड मॉडल, सब चीजें बता देंगे। बट जो भी ये सारी चीजें हैं नॉर्मली अप्लीकेबल है, वो क्लासिफिकेशन टेक्निक पे होती है। अब क्या होता है ना कि जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने कौन कौन सी रेगुलर टेक्निक्स यूज करी है, कौन कौन सी पॉपुलर टेक्निक्स आप लोग यूज कर चुके हैं मशीन लर्निंग में। तो एक जनरल इंट्यूशन है कि आप लोग बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में भी सभी टेक्निक्स बता देंगे आप लोग, जितने भी आपको नाम आते हैं, जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, कम से कम 8 से 10 एल्गोरिदम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सबके नाम आप एक एक करके गिना देते हैं। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब रिग्रेशन की बात आती है तो रिग्रेशन में सिर्फ एक ही नाम गिनाते हैं, और वो होता है लीनियर रिग्रेशन, राइट। वो आप लोग गिना देते हैं, या वो जो भी रहता है बंदा गिना देता है। बट पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि रिग्रेशन अगर बोल रहे हैं हम लोग, तो रिग्रेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ही नहीं है, रिग्रेशन मतलब क्या होता है, पूरा रिग्रेशन टेक्निक ही होता है। और उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिग्रेशन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप। लीनियर रिग्रेशन, then you may have polynomial regression, then you may have SVR, support vector regression, then you have decision tree, then you have random forest, then many other different techniques। तो रिग्रेशन में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इन लोगों के लिए हम लोगों ने केसेस भी देखे हैं, इन लोगों को चला के भी देखा है। जब आप इस डेप्थ में घुसना शुरू करते हैं, इस डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, तो फिर एक ऑफकोर्स वाला, एक ऑब्वियस वाला क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपने बहुत सारी टेक्निक बता दी, उसमें आपको जैसे ही आपने मॉडल रन किया तो आपने F1 स्कोर कैलकुलेट कर लिया, आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया, आपने एक्यूरेसी निकाल ली, आपने प्रिसिशन और रिकॉल निकाल लिया। तो दीज आर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, कि भाई आपका जो भी एल्गोरिदम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो आप बता देते हैं कि हम कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे मेजर करते हैं, तो ऐसे करते हो। तो इंटरव्यूअर पूछता है ठीक है, अभी ऐसा आपने परफॉर्मेंस मेजर कर लिया, बट समहाउ यू फाइंड कि आपका मॉडल ऑप्टिमल नहीं है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, स्टिल यू नीड टू रिफाइन इट फर्दर। तो फिर आपका आंसर क्या होता है कि ठीक है, फिर हमको इसको फर्दर रिफाइन करना है, तो या तो हम इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, एंड देन ओवर दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। एंड देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के साथ साथ और क्या करते हैं आप लोग, तो और उसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह की टेक्निक्स लगाते हैं, लाइक बैगिंग लगाते हैं, बूस्टिंग लगाते हैं, एनसेम्बल टेक्निक लगाते हैं, क्रॉस वैलिडेशन लगाते हैं, ये सब चीजें आप लोग लगाने की कोशिश करते हैं। उससे परफॉर्मेंस थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव होता है। हर एक का अलग अलग रीजन होता है, हर एक का अलग अलग पर्पस होता है, तो वो मैं सब चीजें आपको पिछले डिस्कशंस में बता चुका हूँ।
तो ये जो पूरा स्टोरी है ये तो आप बहुत कन्वीनियंटली सुना दोगे क्योंकि आपको ये सब चीजें पता है और ये पॉपुलरली अवेलेबल भी है, सब लोगों को पता भी होती है नॉर्मली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोगों को ये पूरा की पूरा फ्रेमवर्क है। ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा, ये पूरा की पूरा फ्रेमवर्क है कि आप जब बोलोगे क्लासिफिकेशन टेक्निक तो उसको यहाँ से शुरू होगा वो और यहाँ तक चलता जाएगा वो, और इस पे भी खत्म नहीं होता, उसमें फीचर सिलेक्शन वगैरह और ये सब चीजें भी आ जाती है। बट मोर और लेस ये यहाँ पे जाके स्टोरी अपनी जो रहती है काफी कुछ हद तक चलती जाती है, ये सारी स्टेप्स एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू के थ्रू। बट ये स्टोरी तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होती है और सभी तरह के एल्गोरिदम, सभी तरह के जो मटेरियल ओवर इंटरनेट भी जो अवेलेबल है या ओवर अलग अलग जो कोर्सेज भी रहते हैं सब जगह पे बहुत अच्छे से कवर होते हैं। द थिंग्स दैट एक्चुअली स्टॉप यू इज दिस एरिया। और ये एरिया भी एक ऐसा था जो मेरा भी एज अ जनरल स्टूडेंट मेरा भी काफी वीक था। उसके अंदर क्या होता था, मैं तो इससे भी काफी पीछे था। उसमें क्या होता था कि जैसे क्लासिफिकेशन के बाद रिग्रेशन की बात आती थी, पूछते थे रिग्रेशन यूज किया, तो मैं बोलता था हाँ किया। क्या किया है? तो लीनियर रिग्रेशन, खत्म। अब लीनियर रिग्रेशन की अगर बात करेंगे तो लीनियर रिग्रेशन बताता था, उसकी इक्वेशन वगैरह के बारे में बताता था, उसके अलग अलग परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो टेक्निक होती है, RMSC, आर स्क्वायर, MAP, MSC, ये सब चीजें जो था वो बता देता था कि भाई इस तरह से हम लोग मेजर करते थे कि हमारा एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होता है, लाइक इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन ये होता था कि ठीक है आपने ये सब मेजर कर लिया और आपने देखा कि आपका एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो उसके लिए फिर अपने पास यही वाली चीजें आती है कि वी आर गोइंग टू ट्राई सम अदर एल्गोरिदम्स आल्सो, वो एक हो गया। बट एट द सेम टाइम अगला होता है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हो। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बैगिंग, बूस्टिंग, अडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एनसेम्बल टेक्निक में रेंडम फॉरेस्ट वगैरह ये सब पढ़ा है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई टेक्निक होती है क्या जिससे आप लोग मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकें? यहाँ पे भी कोई ऐसी टेक्निक्स होती है क्या? ग्रेडियंट बूस्टिंग या बूस्टिंग वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे भी होती है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। और ये वाला जो एरिया था ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, आई मीन यू मे ऑल्सो बी रिमेन अनअवेयर, बट आज हम लोग वही वाला एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू गाइस आर हैविंग? सर वो थोड़ा सा लेट हो गया था, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन से पहले आप कुछ बता रहे थे, वो बता देंगे। क्या चीज? मैं सर ये कह रहा ऑप्टिमाइजेशन। था, हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई हमारा जो नॉर्मल नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन का नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन का जो टेक्निक होता है उसका मैंने बताया था कि भाई हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते थे, हमारे पास अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, वो एल्गोरिदम लगाते हैं, देन उसके बाद एक्यूरेसी मेजर करते हैं बाय F1 स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, AUC, ROC कर्व, कंकॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें होती है, उससे हम लोग ये मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद उसको फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड देन बैगिंग, बूस्टिंग और क्रॉस वैलिडेशन, ये सब चीजें लगा के हम लोग उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंप्लीट स्टोरी होती है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के साइड पे। रिग्रेशन के साइड पे हमारे पास क्या होता है, तो लीनियर रिग्रेशन होता है या फिर अलग अलग तरह के जो रिग्रेशन हम लोगों ने पढ़े हैं वो होते हैं। एंड उनको मेजर कैसे करते हैं, तो एक्यूरेसी मेजर करते हैं, RMSC, रूट मीन स्क्वायर एरर, MSC, MAP, 50 हमारे पास होता है, R स्क्वायर होता है, ये सब चीजों का यूज करते हैं। वो यूज करके हम लोग क्या करते हैं, तो उसको यूज करने के बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि चलो इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब क्या करोगे, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। तो वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या यहाँ पे ऐसी कोई टेक्निक्स हैं जो इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने के काम आती है। जैसे बैगिंग बूस्टिंग जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, क्या वो रिग्रेशन में यूज की जा सकती है क्या, या ऐसी कोई टेक्निक रिग्रेशन के लिए भी है क्या, वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चल तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे, उसको ऑफ कोर्स ये सारी टेक्निक्स यही वाली है, बट इसको हम लोग यूज करेंगे रिग्रेशन में। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैं डेमो दे चुका हूं आपको, अब रिग्रेशन में हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए यूज केस एक पकड़ रहा हूं मैं। एक नया यूज केस है।
और आज का जो यूज केस है रिग्रेशन विद बूस्टिंग, मतलब हमारे पास क्या है, डेटा सेट रहेगा एक मिनट में डेटा सेट ओपन कर रहा हूँ। जस्ट ओपन कर रहा हूँ डेटा सेट में। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, और इस डेटा सेट में दिस इज हाउस प्राइस सेल डेटा, मतलब अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, और उन सभी प्रॉपर्टीज के को सेल करने के बाद उनका प्राइस क्या होगा ये हमको देखना है। मतलब वी नीड टू प्रिडिक्ट द रीसेल प्राइस ऑफ द हाउसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग हाउसेस हैं। ये है मंथ, कि किस मंथ का डेटा है ये है टाउन, किस टाउन में ये हाउस है, फ्लैट का टाइप, इज इट अ 2 रूम 3 रूम और व्हाट एग्जैक्टली इट इज, किस ब्लॉक में है ये, स्ट्रीट का नाम क्या है, स्टोरी रेंज क्या है कि भाई जो भी बिल्डिंग है वो मल्टी स्टोरी है, 10 to 12 स्टोरी है, 3 से 4 बिल्डिंग ही है, या 3 से 4 फ्लोर्स ही है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ की वो क्या है। फ्लोर एरिया कितना है इन स्क्वायर मीटर, जैसे हमारे यहाँ पे स्क्वायर फीट में चलता है, वहाँ पे जो भी डेटा है हमारा स्क्वायर मीटर में है, यहाँ पे कितने स्क्वायर मीटर का ओवरऑल एरिया कवर्ड है इसके अंदर। देन फ्लैट का मॉडल कैसा है, इम्प्रूव्ड है या न्यू जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन टाइप का फ्लैट है। लीज कॉमर्स डेट कमेंस डेट क्या है, एंड देन रिमेनिंग लीज कितनी है। तो ये जो डेटा है ये लीज्ड फ्लैट्स हैं। लीज फ्लैट मतलब गवर्नमेंट से हम लोग 99 ईयर की लीज पे या 50 ईयर्स की लीज पे हम लोग डेटा लेते, सॉरी फ्लैट्स वगैरह या प्रॉपर्टी लिए हुआ होगा, तो उसका डेटा है कि कितनी लीज इसकी बची है, और देन उसका रीसेल प्राइस कितना होना है, ये हमारे पास यहाँ पे है। तो ये पुराना डेटा है, इसके बेसिस पे हमको अपना मॉडल ट्रेन करवाना है, और मॉडल ट्रेन करवाने के बाद कुछ नया जो डेटा आएगा उसको हम लोगों को देखना है कि भाई अब वो कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, नाउ अब आप लोग काफी टाइम से डेटा साइंस पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप थोड़ा आप चीजें समझने लग गए होंगे कि कहाँ पे कैसे हम लोग परेशानियां ढूंढ सकते हैं, किस चीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अब एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोग रखते हैं कि अभी ये डेटा सेट आपके सामने है, अगर आप लोगों को कभी डेटा क्लीनिंग वगैरह करना रहे या डेटा को मॉडिफाई करना रहेगा तो आप क्या क्या करना पसंद करोगे इसके अंदर। तो कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी? लेबल इनकोडिंग करना पड़ेगा। कहाँ पे? कैटेगरी वेरिएबल हो वहां पे। हाँ, कहाँ जहाँ पे? पे सर जैसे फ्लैट फ्लैट मॉडल है जैसे सर रिपीटेटिव डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं, रिपीटेटिव डेटा एज इन like duplicate data, like town as ANG, mu, something like that, which is not useful for us to find anything. ओके, वेरी गुड। तो ये पहला पॉइंट आया है कि क्या अगर ANG MO कोई जो भी लिखा हुआ है, क्या ये पूरा रिपीटेटिव है, क्या इसमें क्लासेस ज्यादा है क्या? अगर इसमें क्लासेस रहेंगी तो हमारे पास डेटा का वेरिएशन होगा। डेटा का वेरिएशन समझते हो ना, मैं बार बार समझाता आ रहा हूँ आप लोगों को। वेरिएशन का मतलब चेंजेस आ रहे हैं अगर डेटा के अंदर, तो क्या ये अगर डेटा एक जैसा रहेगा, अगर थ्रू आउट ये एक जैसा रहेगा, तो इसका मतलब इस डेटा में कोई चेंज नहीं है। अगर ये थ्रू आउट डेटा ऐसा है, इसका मतलब डेटा में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, मतलब डेटा में वेरिएंस 0 है। वेरिएंस समझ रहे हो ना? वेरिएंस मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू उससे चेंजेस, तो यहाँ पे वेरिएशन कुछ भी नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं है डेटा में तो उस कॉलम को रख के कोई फायदा नहीं होता है। तो पहले देखते हैं वेरिएशन है कि नहीं इसमें। तरीका ये है। अभी बताओ दीपक कि क्या आपको हटाना है ये? नहीं, क्यों? अभी बहुत सारी वैल्यूज है उसमें, अगर उसमें कुछ लाइक सो नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जैसे टाउन लिखा है, टाउन लेट से अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो एक जगह लिखा है इंदौर, एक जगह लिखा है अहमदाबाद, दूसरी जगह लिखा है सूरत, तीसरी जगह लिखा है मुंबई, पुणे, जो भी लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको फ्लैट के प्राइस डेफिनेटली वेरी करेंगे। पर अगर वो सभी जगह पुणे 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 लिखा होता है, इसका मतलब कि पूरा डेटा ही पुणे का है, तो देन इन दैट केस
टाउन विल नॉट मेक एनी सेंस, कि अगर सभी वैल्यूज ही एक जैसी होती तो फिर ये वाला कॉलम कोई सेंस नहीं बनाता था। बट अगर यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग डेटा आ रहा है, तो उसको रखना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डेटा आ रहा है, अगर यही एक ही कॉलम रिपीट होता बार बार, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती, तो यू कैन रिमूव इट। ठीक है, चलो अगला बताओ और क्या कर सकते हैं। सर मंथ मंथ वाला कॉलम भी चेक कर सकते हैं एक बार कि अगर ये रिपीटेड डेटा है कि नहीं इसमें। मंथ, ये वाला, अच्छा यस सर, यस सर। ठीक है भाई, देख लेते हैं ये भी। नाउ व्हाट, इसमें भी रिपीटेटिव नहीं है तो ये भी रखना पड़ेगा। बट क्या ये डेट टाइप का है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक और अच्छी चीज हमारे पास ये होती है कि अगर डेट वाला कॉलम है हमारे पास तो उसको डेट टाइप के में रखो, अगर कैटेगरिकल है तो उसको उस तरह से रखो ताकि कैलकुलेशन में सिस्टम को समझ आ पाए कि भाई तुम डेट वाले ऑपरेशन कॉलम के साथ काम करना चाह रहे हो, आप न्यूमेरिक कॉलम के साथ काम नहीं करना चाह रहे, आप कैरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाह रहे, राइट। अभी ये कैरेक्टर टाइप का है यहाँ पे, तो फिर इसको रख के फायदा नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, और कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? कम ऑन। Sir, town name, is it getting repeated in street name also? देख लेते हैं, बट इट इज इफ इट इज इवन इफ इट इज रिपीटिंग इन स्टेट नेम, यहाँ पे रिपीट हो रहा है टाउन नेम, तो भी उसका कोई वो नहीं है ना। कई बार होता है ना कि हम एड्रेस में जब मेंशन करते हैं तो उस टाइम पे आई थिंक वो होना जरूरी भी है, कई बार लिखा रहता है ऐसा, नहीं क्या? हाँ, तो टाउन का वो एक कॉलम है वो हटा सकते हैं ना? हटा दो, उसका इतना वैल्यू रहेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसको हटाने का इतना फायदा होगा। वी कैन ट्राई दिस आउट, बट उतना ज्यादा फर्क आएगा नहीं आएगा। जैसे अब पूरा एड्रेस आप लिखते हो तो लिखोगे ना कि ABC, आई मीन फ्लैट नंबर दिस, कॉलोनी नंबर दिस, बिल्डिंग नंबर दिस, ABC टाउन, एंड देन आखिरी में लिखोगे जो भी आपका सिटी नेम है, मे बी अहमदाबाद, सूरत या जो भी है, तो वैसा लिखोगे ना। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मेट हो सकता है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली किस तरह का कन्वेंशन है जहाँ से ये डेटा आया है उसका, बट इट मे बी यूजफुल, मे नॉट बी यूजफुल। तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे ना, ये पूरा एज अ एंटिटी पूरा देखो कि ये क्या, ये एक जैसा है क्या, कंसिस्टेंट है क्या। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको एक लेबल बना सकते हैं लेबल एनकोडिंग के लिए, राइट। आप उसको हटा भी दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना, यहाँ पे आप XYZ लिख दो, उससे क्या फर्क आने वाला है। एज अ मॉडल आप समझो, जैसे अगर समझो मैं मॉडल होता तो मेरे लिए ANG MO कयो जो भी लिखा हुआ है, किया जो भी लिखा है, कहाँ का भी लिखा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली इस चीज से, राइट। मुझे नहीं पता ये सिटी का नाम है, मुझे नहीं पता कि ये AVE 10 का मतलब क्या है, ये गली का नंबर है, स्ट्रीट का नंबर है, क्या चीज है, मेरे लिए ये नहीं पता होता है। बट एज अ मॉडल, एज अ मशीन लर्निंग मॉडल, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है ना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये चीज सेम है क्या। तो उससे मैं एज अ मॉडल ये फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि यार जब भी ये चीज आएगी, जब भी ये स्ट्रिंग आती है, तो उससे मेरे पास फ्लैट के प्राइसेस थोड़े से हायर साइड आते हैं। अगर ये चीज आती है और फ्लैट के प्राइसेस अगर हायर साइड आते हैं, तो मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये जो येलो येलो वाला जो चीज है, ये समथिंग पॉश कॉलोनी टाइप की चीज है या पॉश लोकेशन टाइप की चीज है, राइट। वो मशीन लर्निंग मॉडल भी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, अगर मैंने इसको ऐसा भी कर दिया तो एक चीज ये है और दूसरी ये है, तो ये दोनों सेम नहीं काउंट होगी, ये अलग काउंट होगा और ये अलग काउंट होगा। ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल इसको अलग समझेगा और इसको अलग समझेगा। क्यों? क्योंकि लिंग्विस्टिकली ये सेम नहीं है, तो उसको आपस में सेम नहीं कर सकते। भले ही ये कैपिटल स्मॉल का एरर होगा, बट मॉडल के लिए दो अलग अलग एंटिटीज है, तो वो उसको एक अलग लोकेशन समझेगा, इसको अलग लोकेशन समझेगा। ठीक है, और वहां पे फिर ये वाला कॉलम का सिग्निफिकेंस कम होता जाता है। इसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं कि अगर इस तरह का कुछ चीजें होती तो वो भी हमको करना पड़ सकती है, राइट। समझे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? मॉडल ये नहीं Yes, sir. समझता कि यहाँ पे इंदौर लिखा है, अहमदाबाद लिखा है, पुणे लिखा है, बेंगलोर लिखा है, उसको कुछ नहीं समझता। वो मॉडल है, उसको ये नहीं पता कि भाई अभी पुणे में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या चल रहे हैं। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखी है इसके अगेंस्ट जो भी रहता है, हमेशा जब भी वैल्यू मैप करते तो वो हायर आता है ये वाला रीसेल प्राइस। वो इतना समझने की कोशिश करता है मॉडल तो, कि अगर ये लिखा है तो इसके अगर अगेंस्ट हायर वैल्यू आ रही है, मतलब क्या कि हाँ भाई ये मॉडल, ये जो प्राइस, ये जो लोकेशन है, इट माइट बी अ पॉश लोकेशन, है ना।
तो यहाँ पे ग्रुपिंग करने की कोशिश करो, जैसे ये एक ग्रुप बना सकते हो आप, ये अलग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और कुछ बताओ मुझे, और क्या कर सकते हो इसमें? सो ये रिमेनिंग लीज वाले को हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यस, वैसा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, कोई बता पाएगा कि इसको हम लोगों को टोटली या तो मंथ में कर दो या टोटली ईयर में कर दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? तो उसमें इसमें- केपीआई लाइक हम लोग कुछ डेरिवेशन नहीं निकाल पाएंगे, लाइक हाई और लो, और मतलब राउंड ऑफ कैरेक्टर फील्ड। पर्पस। नहीं नहीं, राउंड ऑफ पर्पस नहीं है। अभी वही मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास काफी इंटेलिजेंस है, बिकॉज आप सभी लोग इस दुनिया में आए हुए 20-25 साल हो गए हैं, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा भी हो गया होगा। तो आप लोग ये सब चीजें देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि भाई अगर मैंने यहाँ पे लिखा है समथिंग लाइक दिस 62 ईयर्स 1 मंथ, तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये 62 ईयर और 1 महीना है। मॉडल ये नहीं एक समझ पा रहा है। 1 मंथ का, बट उतना इम्पोर्टेंस हम अगर रीसेल में देखेंगे तो उतना नहीं है, नहीं, वो 1 है या मंथ नहीं का है वो ओल्ड होने से। करेक्ट, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मॉडल ये चीज नहीं समझता कि ये ईयर्स का मतलब क्या है, मंथ का मतलब क्या है। मॉडल को जब तक समझाओगे नहीं, वो तो ये समझेगा कि अच्छा यार ये भी कुछ एड्रेस जैसी कोई चीज हो सकती है, 62 ईयर 1 मंथ कुछ एड्रेस जैसा कोई स्ट्रिंग होगा। वो मॉडल को ये इसमें और इसमें थोड़ी डिफरेंस समझ में आएगा। मॉडल थोड़ी समझेगा कि भाई ये जो है ये कुछ डेट टाइप की चीज है और ये जो है ये कुछ एड्रेस टाइप की चीज है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो मॉडल क्या करेगा? मॉडल समझेगा अच्छा यार जैसा ये कोई स्ट्रिंग है वैसे ये भी कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मॉडल को ये समझेगा कि ये ईयर है, वो कॉलम को नहीं पढ़ता है। मॉडल इसको नहीं पढ़ता कि यहाँ पे ईयर रिमेनिंग लीज लिखा है तो इट इम्प्लाइज कि ये कहीं ना कहीं टाइम से कुछ चीज होगी, टाइम से रिलेटेड, तो ये जो लिखा है ये पूरा टाइम है। ऐसा मॉडल नहीं समझता है। समझ में आया? मॉडल को ये समझ में नहीं आता। मॉडल डज नॉट हैव दैट इंटेलिजेंस। तो क्या करना पड़ेगा? स्पेलिंग न्यूमेरिक डाटा में हमें कन्वर्ट सीधे सीधे समझाना पड़ेगा। इसको डेट टाइम टाइप की चीज लेना पड़ेगा ना, डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो मॉडल को समझ में आ जाएगा अच्छा ये डेट वाली चीजें हैं तो कुछ 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 डेट से रिलेटेड वो ऑपरेशन इसमें करेगा। ठीक है। और कुछ कर सकते हो समथिंग, इसको भी आप encode सर कर सकते कॉलम का range- वेटेज देखना पड़ेगा, कॉलम का हाँ? वेटेज देखना पड़ेगा, कौन सा कॉलम ज्यादा मॉडल की एक्यूरेसी देगा ये देखना पड़ेगा वेटेज। हाँ, वो तो फीचर इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो राइट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके पी वैल्यू जिसका कम आएगा वो लेना पड़ेगा। करेक्ट। वो तो क्या होगा ना, वो तो आगे की चीज हो गई, वो तो आगे की चीज हो गई, मतलब वो मॉडल बनाने के बाद की चीज हो गई ना। यस सर। बट अभी की बात बता रहा हूँ। सो ईयर के डेटा को हम लोग ग्रुप में बना सकते हैं और काफी 50 इयर्स का अगर लाइक ज्यादा लीज टाइम हो तो। बहुत बढ़िया, यही थॉट प्रोसेस चाहिए अपने को। अभी यही थॉट प्रोसेस चाहिए कि आप, मैंने अगर बोल दिया कि भाई इसको आप डेट में कन्वर्ट कर दो, तो दैट इज वन ऑफ द वे टू ट्रीट इट। अनदर वे जो अभी दीपक ने बताया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इनको ग्रुप में बना दो कि वो सारी बिल्डिंग जो मे बी 1 साल से लेके 5 साल पुरानी है, दूसरी जो है वो जिसमें 5 साल से 10 साल पुरानी है, कोई 10 से 15 साल पुरानी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वैसा भी तो कर सकते हो। और ये करोगे तो ज्यादा आई थिंक कि बेनिफिशियल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही, वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पे, एंड दैट्स व्हाई आई ऑर्गेनाइज्ड हैकाथन। बट ऐसी चीजें भी तो कर सकते हैं यहाँ पे और वो ज्यादा फायदा दे सकती है डेफिनेटली। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ब्लॉक, ये क्या चीज है? आई स्टोरी डोंट रेंज थिंक। को भी इधर ग्रुप बना सकते हैं, किसका? स्टोरी रेंज का ग्रुप भी बना सकते हैं। हाँ, इसके ग्रुप बना सकते हो डेफिनेटली, इसके ग्रुप बन सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ग्रुप बने होंगे इसके, ये तो ऐसे फ्लोर इनके इसके ग्रुप बना। पर एक इसमें चीज ये देख सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ बोलना चाहोगे इसको देख के?
सर एक रेंज दी है इन्होंने। हाँ रेंज दी है, वो तो समझ आया। अभी इसमें अब रेंज से सर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या इसमें रेंज में? हाँ सर, मतलब कि उसमें कुछ बोल नहीं रहे कि इसके बीच में कौन सा हो सकता है। 34 मतलब 37 to 39 दे रहा है, 34 नहीं नहीं, 36 दे रहा है। हाँ नहीं, बट रेंज के साथ में कोई प्रॉब्लम है जो मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, बार बार बोला है मैंने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। नहीं तो मॉडल का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा होता है अगर वो नहीं करोगे तो। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं पहले से, तो उसमें फिर कंप्यूट करने में दिक्कत होगी बाद में। वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स बहुत सारे हैं, और अगर बहुत सारे ग्रुप रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्या करते हो? बहुत सारे ग्रुप रहते हैं तो उसको छोटे ग्रुप में करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल हर बार देता हूँ सिटीज का। अगर इंडिया की सिटीज नाम का एक कॉलम है आपके पास, सिटी नाम का कॉलम है, तो सिटी नाम के सिटी नाम कितनी सिटी होगी इंडिया में? मे बी 400 500, जो भी एक रफ फिगर में बोलता हूँ 400 सिटीज है। तो अगर सिटी नाम का कॉलम है और उसको तुम ग्रुपिंग करने की कोशिश करोगे, लेबल एनकोडिंग करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास 400 ग्रुप हो जाएंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कैटेगरिकल वेरिएबल अगर रहते हैं हमारे पास, और कैटेगरिकल वेरिएबल में अगर हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं, अगर कैटेगरिकल वेरिएबल में हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं और ग्रुप्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हर ग्रुप को प्रोसेस करने में सिस्टम को बहुत टाइम लगता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू द सिस्टम। तो हमको अवॉइड करना है बहुत ज्यादा ग्रुप रखना, उन बहुत ज्यादा ग्रुप को रखना अवॉइड करना है, नहीं तो आपका एल्गोरिदम बहुत टाइम लेगा कैलकुलेशन करने में। तो कॉन्ट्रेरी हम लोग क्या करते हैं, फिर सिटी को हम लोग जो रहता है स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिटी को स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो ये 400 सिटी जो रहेगी वो 29 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर 29 भी ज्यादा रखता है तो उसको आप जोन में कन्वर्ट कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड मिडिल जोन, तो 5 हमारे पास जोन आ जाएंगे। तो ऐसा आप रिड्यूस कर सकते हो नंबर ऑफ कैटेगरीज को। यहाँ पे भी वो ट्राई कर सकते हो, बड़ी कैटेगरी बनाना ना। 1 to 3 क्यों बोला है आपने? 1 to 5 कर लो, ऐसा भी तो कर सकते हो, राइट? तो वैसा आप कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये ग्रुप को जो है थोड़ा छोटा करके इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स को कम कर सकते हो, राइट? और क्या कर सकते हैं? तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको सोचना है, राइट? ऐसा फ्लैट टाइप है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये तो ठीक है, फेयरली इनफ, करीब 6-7 कैटेगरीज है, तो दैट्स फाइन। हाँ, ब्लॉक की बात करेंगे तो ये कुछ ये तो कंटिन्यूअस नंबर है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज आपको समझ में आ रही है गड़बड़? नंबर के साथ CABD भी है सर। हाँ, मतलब कैरेक्टर भी है, अल्फा न्यूमेरिक टाइप का है ये, ठीक है? तो इसको हमें इंश्योर करना है कि ये कैसे टाइप का रहे जब इंपोर्ट हो डेटा, तो कैसे एक टाइप जैसा का रहे? रहा है, मतलब एक हाँ, जैसा रहा है सर। मतलब कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, इसको न्यूमेरिक नहीं समझ के चलना है हमको, क्योंकि न्यूमेरिक समझ लिया तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। और ये ब्लॉक है, आई डोंट नो व्हाट सिग्निफिकेंस ब्लॉक कीप। तो इसको अगर आपको रखना है रखे, नहीं रखना है दैट्स अगेन आपका डोमेन नॉलेज है, यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता है, डोमेन नॉलेज है, ठीक है? इसको क्या करेंगे, ये तो न्यूमरिक है और एरिया है, तो इसको तो एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ हाई लेवल पे हम लोग इसमें प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं डेटा की, यानी हमको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अभी क्या कर सकते हैं डेटा के साथ में, ठीक है? अब लेट्स जंप ऑन द केस स्टडी। तो यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन रन करेंगे, बट उसको ऑप्टिमाइजेशन के साथ रन करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या करा है, अच्छा यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग मैंने बताई थी। ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी अलग अलग तरह के मतलब बूस्टिंग टेक्निक बताई थी। और बूस्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि अडा बूस्ट क्या होता है और ग्रेडियंट बूस्ट क्या होता है, एंड देन एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट क्या होता है, ठीक है? ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था। बूस्टिंग में ही 2 टेक्निक और आज देखेंगे, दैट इज कैट बूस्ट एंड नेक्स्ट वन इज लाइट जीबीएम। जीबीएम मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो लाइट जीबीएम मतलब हल्का होता है, फटाफट रन करता है। तो ये हमारे पास इस तरह से 5 एल्गोरिदम हो जाएंगे। तो लेट्स सी, पहले मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक्सजी बूस्ट भी पहले से इंस्टॉल्ड है मेरी मशीन पे, कैट बूस्ट भी ऑलरेडी है और लाइट जीबीएम भी है। आपके उसमें ये इंस्टॉल नहीं होगा। जब अगर कोई पैकेज आपके उसमें इंस्टॉल नहीं होता मशीन में, तो आपको एनाकोंडा के थ्रू ही अगर इंस्टॉलेशन करने हैं, एनाकोंडा के थ्रू ही अगर आपको इंस्टॉलेशन करने हैं, तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड देन पिप एंड देन इंस्टॉल और देन पैकेज का नेम।
तो जो पैकेज आपके मशीन पे नहीं है उसको इंस्टॉल करना है अगर आपको, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी पैकेज अगर आपकी मशीन पे नहीं है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी बार, अगर आपकी मशीन पे कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो उसको पिप इंस्टॉल से करते हैं, पिप इंस्टॉल और पैकेज का नेम। पर ये यहाँ पे नहीं करते हम लोग, ये जो रहता है ये अगर आपको करना है तो ये आप लोग करते हैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे। ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, अगर आप एनाकोंडा लिखेंगे यहाँ पे तो एक तो नेविगेटर होता है ग्रीन वाला जिसपे आप काम करते हैं, और प्रॉम्प्ट होता है जो कि डॉस टाइप की स्क्रीन को खुलता है। और यहाँ पे अगर आप करेंगे पिप इंस्टॉल मे बी numpy, अगर ऐसा करते हैं तो ये रन होता है और इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये पहले से इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने डायरेक्ट पिप इंस्टॉल लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। ऐसा ही आप कमांड प्रॉम्प्ट जो रहता है CMD जब लिखते हैं विंडोज वाला, तो उस पर भी ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको वैसा वहां से नहीं करना है, अगर आपको ये ब्लैक स्क्रीन पे नहीं जाना है, तो ब्लैक स्क्रीन पे नहीं जाना तो फिर क्या करेंगे, उसकी जगह पे फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आप ये लगाते हैं, ये अगेन आप लोगों के लिए है जिन लोगों को यूनिक्स आता है, दोज हु वर्क ऑन यूनिक्स सिस्टम्स, तो यूनिक्स की जो भी कमांड्स हमारे पास होती है उनको हम ऐसे रन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पहले से पता नहीं ये अभी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है, बट ये रिकॉग्नाइज करता है नॉर्मली। ठीक है, बट यूनिक्स की जो कमांड होती है नॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है। आई नीड टू सॉर्ट आउट कि अभी क्यों नहीं कर रहा है, बट ये जब लगाओगे आप तो ये इससे इंस्टॉलेशन हो जाता है। जैसे पिप इंस्टॉल एंड देन numpy में करूंगा, ये इंस्टॉल कर देगा उसको। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए होता है, उसके लिए आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना पड़ता है टू रन यूनिक्स कमांड। ब्लैक स्क्रीन पे काम नहीं करना है तो उसके लिए यही हो। मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया, अब मैं लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने numpy किया, pandas किया, matplotlib किया, seaborn किया। ये तो सिर्फ स्टाइल है, उसको सेट करने की, तो डार्क ग्रीड किया, यू कैन अवॉइड इट। sklearn है जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ब्रेक करने के काम आएगा। देन लीनियर रिग्रेशन, नॉर्मल रिग्रेशन टेक्निक है। डिसीजन रिग्रेसर मतलब डिसीजन ट्री रिग्रेसर है, ये डिसीजन ट्री के लिए है अपना, मैं बताया था। बैगिंग रिग्रेसर, बैगिंग रिग्रेसर हमारे पास जो रहेगा वो बैगिंग करेगा। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रेसर। हम लोग क्या कर रहे हैं, और साथ में XD बूस्ट रिग्रेसर है, कैट बूस्ट रिग्रेसर है, लाइट GBM है। तो मैं इतने सारे रिग्रेशन की टेक्निक जो है वो आपको एक साथ बता रहा हूँ। इतने सारे रिग्रेसर हम लोग एक साथ रन करेंगे। ध्यान रखना ये बहुत एक्सपेंसिव होता है सिस्टम पे, जब मैं रन करूंगा तो टाइम भी बहुत लेगा। ठीक है, ये रन करूंगा तो टाइम भी बहुत लेगा, बट मैं एक साथ बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि रिग्रेशन का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं आपको समझ आ जाएगा। तो लीनियर रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, बैगिंग रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रेसर, XD बूस्ट रिग्रेसर, कैट बूस्ट रिग्रेसर और लाइट GBM रिग्रेसर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेक्निक आप लोगों को एक साथ बता रहा हूँ रिग्रेशन की। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेट्राइसिस है और मैथ से स्क्वायर रूट आ गया, और मॉडल सिलेक्शन के लिए ये सब तो आपका जाना पहचाना चीजें हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू अवॉइड रनिंग द कमांड्स, क्योंकि मैं एक बार रन करूंगा ये काफी टाइम लेता है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड रनिंग इट। बट ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग रन कर सकते हैं इसको। मैं आपको डायरेक्ट इसके आउटपुट होगा ना, ये बहुत टाइम लेता है रन होने में। मैंने पिछली बार किया था, लगभग 20 से 25 मिनट चला गया था उसमें। दैट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। ठीक है, तो ये सब रन किया आपने। उसके बाद ये डेटा सेट हमारा था, उसको आपने इंपोर्ट किया और लेकिन हेड इतना टाइम क्यों लगता है सर? तो मतलब कि मतलब फास्ट जो हमने लिया है वो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप ये इतने सारे एक साथ रन कर रहे हो ना एल्गोरिदम्स। अगर आप पहले एक एल्गोरिदम रन करोगे तो वो मान लो 1 मिनट लेगा, बट आप उसके ऊपर 10 एल्गोरिदम रन कर दोगे एक साथ तो 10 मिनट लेगा ही वो। तो सर हम लोग मतलब कि फास्ट मतलब कि आपका बूस्ट जो रिग्रेशन ले रहे हैं सर, उससे उससे कुछ फायदा नहीं होता सर? मतलब कि और जल्दी हो सकता है सर? बाबा
उससे फायदा होता है। अगर मैं अकेला वो रन करता तो फायदा होता, अच्छा बट मैं उसके साथ 10 दूसरे भी तो रन कर रहा हूँ ना, तो वो टाइम खा रहे हैं ना। ओके सर। वो चीज है। आप एक रन करोगे तो उससे फायदा होगा, मतलब आप अगर कंपेयर करोगे एक्सजी बूस्ट को ग्रेडियंट बूस्ट के कंपैरिजन में, तो ग्रेडियंट बूस्ट जो रहेगा अगर मे बी 10 सेकंड लेगा तो एक्सजी बूस्ट जो रहेगा 3 सेकंड में काम कर देगा, तो वो आपको दिख जाएगा। बट आप 10 एक साथ एल्गोरिदम रन करोगे तो वो सबको भी तो रन करना है, उसको इसलिए टाइम लेता है वो, है ना। अभी आपने यहाँ पे हेड फंक्शन रन किया तो ये आपके पास आउटपुट आया। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डेटा। जब आपने इंपोर्ट किया तो मंथ जो था आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का बन गया, ठीक है। टाउन जो रहेगा ये ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब कैरेक्टर टाइप का, तो ये भी कैरेक्टर बन गया मंथ भी, और ये भी कैरेक्टर टाइप का बन गया। फ्लैट टाइप की बात करोगे तो ये भी कैरेक्टर है, ब्लॉक भी कैरेक्टर है, मतलब ऑल इन ऑल ये सारी फील्ड जो है इसने कैरेक्टर टाइप की बना के रख दी। गलत है ये तो। आप जानते हैं कि बहुत सारी इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिक भी लग सकती है, कुछ कुछ कैटेगरिक भी लग सकती है, कुछ कुछ डेट टाइप भी लग सकती है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एरिया जो है वो तो ठीक है, न्यूमेरिक दे रखा है, दैट्स फाइन। ऑब्जेक्ट अगर बात करोगे तो ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कैरेक्टर टाइप का फ्लैट का मॉडल है, ठीक है। लीज कमेंस डेट जो है वो डेट टाइप की आइडियली होना चाहिए, बट वी कैन लिव विद इट। रिमेनिंग लीज एंड देन फ्लोट। तो इसमें कुछ कुछ एरर्स की प्रॉब्लम, मतलब कुछ कुछ डेटा टाइप्स की प्रॉब्लम है जो हमको सॉर्ट आउट करनी है। दैट इज वन फर्स्ट टास्क दैट वी हैव। दूसरा रेगुलर डेटा क्लीनिंग जो होती है, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, आउटलायर ट्रीटमेंट, ब्ला ब्ला जो भी आपका होता है वो आप कर सकते हैं। वो मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगा अभी। तो आप चेक कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज को। मिसिंग वैल्यूज फॉर्चुनेटली इस डेटा सेट में हमारे पास नहीं है, तो दैट्स ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, हम लोग देख रहे हैं आउटलायर डिटेक्शन, ठीक है। तो आउटलायर डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो वही आपने क्या करा, आपको पता है कि आउटलायर डिटेक्शन आप किस पे करेंगे, तो आउटलायर डिटेक्शन आप करोगे न्यूमेरिक डेटा पे। ये ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है जिसमें इंटरव्यूअर आपको फंसा सकता है, आप भी परेशान हो सकते हैं। आउटलायर डिटेक्शन जो करोगे हमेशा न्यूमेरिक चीज पे करोगे ना, क्योंकि न्यूमेरिक जो चीज है वो मतलब आउटलायर तो न्यूमेरिक में ही होगा ना। फ्लैट के नाम में तो आप कुछ बोल नहीं सकते, राइट। स्ट्रीट के नाम में, सिटी के नाम में क्या बोलोगे कि दिस सिटी इज आउटलायर, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जो भी आउटलायर होगा वो न्यूमेरिक टाइप में होगा। अब न्यूमेरिक टाइप में चाहिए तो आपको पता करने पड़ेंगे कि आपके पास न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से उस डेटा फ्रेम में, राइट। उस डेटा फ्रेम में न्यूमेरिक कॉलम कौन कौन से हैं। अगर आपको ये पता करना है तो कैसे पता करेंगे, ये कमांड है, ठीक है। तो न्यूमेरिक कॉलम हमने इसमें निकाल के रखे हैं। कैसे निकालते हैं, तो हमने क्या बोला, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। अब ये डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स क्या होता है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स अगर आप चलाते हैं तो ये जो कॉलम्स है ये क्या करता है, डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको निकाल के ले आता है, ठीक है। तो डीएफ डॉट कॉलम्स में इसने सारे कॉलम्स के नाम निकाल के ले आया है, ठीक है भाई। अब कॉलम के नाम निकल के तो आ गए, आपको तो सिर्फ वही कॉलम के नाम चाहिए जो न्यूमेरिक टाइप के होते हैं, तो वो कैसे निकालोगे, तो आपने क्या करा, पीडी डॉट सीरीज, ठीक है। मतलब क्या करा, यही जो हमारा डेटा फ्रेम था उसमें सीरीज निकाला। सीरीज टाइप का एक ऑब्जेक्ट जैसे डेटा फ्रेम होता है वैसे सीरीज हमारे पास रहता है, तो सीरीज निकाला, उसमें से कॉलम्स निकाले और कॉलम्स को पकड़ के उसके ऊपर अप्लाई फंक्शन चलाया। अप्लाई फंक्शन मैंने बताया था आपको कैसे काम करता है, तो ये पीडी डॉट सीरीज हमारे पास है, ये डीएफ डॉट कॉलम है, मतलब डीएफ डॉट कॉलम में हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इस कॉलम के साथ जब आप अप्लाई लगाते हैं तो अप्लाई क्या करता है, अप्लाई मैं आपको बताया है अप्लाई फंक्शन क्या करता है। तो अप्लाई फंक्शन जैसे ही आप अप्लाई लगाओगे तो अप्लाई अगर आपने सीरीज पे लगाया तो ये क्या करेगा, कॉलम में से एक एक कॉलम को चुन चुन के उठाएगा, यानी जो भी आपके पास सीरीज रहेगी या जो भी ये एलिमेंट रहेगा तो उसमें से एक एक एलिमेंट को चुनेगा। जैसे ये मंथ है
इसको चुना और इसको यहाँ पे डालेगा एक्स में, ठीक है। और एक्स में डालने के बाद उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर ये जो आपने फंक्शन डाला है ये डालेगा, मतलब जो भी मंथ है उसका डेटा टाइप ये निकालेगा, और निकालने के बाद उसको चेक करेगा कि क्या ये फ्लोट है। अगर ये फ्लोट है तो हमारे पास इसमें ये सेव हो जाएगा, अगर फ्लोट नहीं है तो सेव नहीं होगा। तो पहला जो रन होगा अप्लाई फंक्शन में, तो पहले रन में ये उठ के आएगा, यहाँ चेक होगा उसका कि क्या ये फ्लोट है, नहीं है, नहीं है तो अलग हट जाएगा। फिर ये उठेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे फिर चेक होगा कि क्या ये फ्लोट है, नहीं है, क्या ये फ्लोट है, नहीं है, क्या ये फ्लोट है, नहीं है, क्या ये फ्लोट है, नहीं है। मतलब इस पूरे सारे जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स में से जितने भी फ्लोट वाले कॉलम होंगे सिर्फ वही वाले कॉलम जो रहेगा नम कॉलम में जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहा है ये? तो न्यूमरिक कॉलम में हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ फ्लोट वाला कॉलम आके सेव हो गया। सर इंट आवाज कट रही है आपकी। सर जो इंटीजर टाइप का डाटा है वो भी आएगा इसमें चेक करने में, जो आउटलायर चेक करेंगे तो? नहीं, फ्लोट वाला आएगा। आपको इंट के लिए करना तो आप इंट के लिए अलग से कर लो। अब हमने क्या करा था कि यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया था ना। अच्छा, इंट वाला भी हमारे पास है तो उसको भी आप रख सकते हो। लीस्ट कमेंट्स डेट वाला जो है, इसमें लीस्ट कमेंट्स डेट नहीं है। देखो मैंने फ्लोर एरिया निकल के आया है और रीसेल वैल्यू आया है। आप इंट वाला एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हो इसको ऐड करने के लिए, ये, या फिर यहाँ पे और कंडीशन लगा दो और के साथ में आप इंट 64 भी डाल दो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ फ्लोट लिया है, आप इंट भी ले सकते हो। तो ये आ गया। और फिर ये आने के बाद ये तो क्या है कि ये साइज सेट करता है किसका, ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं उस ग्राफ का साइज सेट करेगा कि ये जो ग्राफ है ये 20 विड्थ से चौड़ा रहेगा, 20 विड्थ वाइड रहेगा और 3 विड्थ टॉल रहेगा। तो ये हम लोग सिर्फ उसके लिए रहता है, मतलब ये जो कैनवास बना है ग्रे ग्रे वाला वो कैनवास ही बनाता है। इसको कम ज्यादा करोगे तो ये कैनवास कम ज्यादा होगा। और उसके बाद हमने क्या करा कि लूप चलाया है, और लूप में न्यूमरिक कॉलम में हमारे पास जितने भी कॉलम आए, 2 ही आए अभी तो हमारे पास, एक ये और एक ये, तो उनको 1 बाय 1 पिक कर रहे हैं। और पिक करने के बाद उसके ऊपर हम लोग सब प्लॉट बना रहे हैं, यानी बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं, ये बॉक्स प्लॉट बन गया। ठीक, तो ये बॉक्स प्लॉट बना। अब ये जो बॉक्स प्लॉट बना है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस वाले में भी हमारे पास आउटलायर है और इसमें भी आउटलायर है, दोनों में आउटलायर्स। अगर दोनों आउटलायर्स हमारे पास हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि तो आउटलायर्स हमारे पास दोनों में है। ठीक है, अब इन आउटलायर्स को आपको ट्रीट करना है वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट आउटलायर्स तो है। उसी तरह से हमने देखा था कि हमको ये पता करना था कि भाई डेट और मंथ वाला जो था, ठीक है, बोथ वेरिएबल्स सीम्स टू बी राइट स्क्यूड एंड looking at the outliers of resale price, there are lot of mentions among the commons. Lot of mentions among the common मतलब क्या करा है इसने कि रीसेल प्राइस जो था, रीसेल प्राइस में बहुत सारे आउटलायर है। अब ये आउटलायर यहाँ पर दिख रहे हैं आप, आउटलायर अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको हर बार रिमूव ही किया जाए, उससे एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि भाई प्राइस ज्यादा है, रीसेल प्राइस ज्यादा है, तो रीसेल प्राइस कब हो सकता है, तो रीसेल प्राइस ज्यादा कब हो सकता है कि जब प्रॉपर्टी ही एक्सपेंसिव। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टीज जो आपने डाली है वो सारी की सारी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी डाली हो या बहुत सारी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी डाली हो उसमें अंदर, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब आपने बड़े बड़े विलास भी डाल दिए फ्लैट्स के साथ में, तो फिर ये आना स्वाभाविक है। अगेन यहाँ पे बिजनेस लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि आउटलायर यहाँ पे से निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, उसके लिए। नाउ उसी तरह से डेट में कन्वर्ट करना है, डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो हमने डेट टाइम मॉड्यूल उठाया, उसमें से डेट टाइम को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद df.month लगाया। ठीक है, और किसके ऊपर मंथ आप लगा रहे हैं, तो df.month एंड देन अप्लाई। तो ये जो आपने लगाया df.month मतलब क्या कर रहा है, ये जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे उसमें से मंथ वाला निकाल के ला रहा है डेट टाइम फिक्स।
इसने क्या करा, जो भी हमारी फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे डाली है उसमें से कन्वर्ट कर रहा है उनको डेट टाइम में। ये स्ट्रिप टाइम हमारे पास फंक्शन जो रहता है, जो कि ईयर और मंथ निकाल के ला रहा है। गाइज ये जो काम है आपके पास रेडीमेड कोड्स आपको मिल जाएंगे स्टैक ओवरफ्लो पे, तो टेंशन नहीं लेने का कि अरे इतना कोडिंग कैसे करेंगे और कैसे आएगा। जिनको कंफर्ट होता है ठीक है, नहीं होता है ना, सीधा सीधा आपको कोड मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो से, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेट सबको मंथ में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या हो गया, ईयर्स वाला था तो ईयर भी आपने निकाल लिया। ये रिमेनिंग लीव्स जो था, पहला तो मंथ वाला जो आपने कॉलम लिया था उसमें से मंथ वाले कॉलम को मंथ में कन्वर्ट कर दिया ईयर और मंथ लेके। इसी तरह से रिमेनिंग लीज जो हमारे पास कॉलम था, रिमेनिंग लीज वाले कॉलम के अंदर आपने क्या करा है, तो रिमेनिंग लीज वाले कॉलम में से उसको रिमेनिंग ईयर में कर दिया, ठीक है। जैसे रिमेनिंग लीज क्या था कॉलम हमारे पास, ये रहा रिमेनिंग लीज ईयर एंड मंथ, तो उसमें से आपने क्या करा, तो उसमें से सिर्फ आपने ईयर्स निकाल लिया। जो आई थिंक जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो किसी ने कहा था कि भाई इसमें मंथ कोई काम नहीं करते ज्यादा, 63 साल की लीज है उसमें 63 साल जब एक महीना बोल दिया, 62 ईयर 1 मंथ, तो 1 मंथ इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा ओवर दिस 62 ईयर। वही हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल लगाए हैं कि मंथ और ये वाला जो जितना भी चीज है उसको हटा दिया, सिर्फ हमने इतना सा रखा है। कैसे रखा हमने, तो हमने क्या करा कि सिर्फ ये कॉलम उठाया और कॉलम के ऊपर अप्लाई फंक्शन लगा के उसमें से सिर्फ हमने पहली दो, जीरो से लेके दो मतलब यहाँ से लेके ये और ये, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स उठाए हैं यहाँ से इस पूरे कॉलम में से। लॉजिक आप अपना लगा सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा लगा सकते हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ से ये दो कैरेक्टर उठा के रख लिए ताकि हमारे पास ईयर्स आ जाए उसके, और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसी में हम लोग एक नया कॉलम बना रहे हैं कॉल्ड लीज ड्यूरेशन। तो लीज ड्यूरेशन मतलब क्या होगा कि कितनी देर, कितने टाइम के लिए आपने लीज ले रखी या कितना लंबा है लीज ड्यूरेशन। तो लीज ड्यूरेशन क्या होगा, तो जो भी हमारा कमेंस डेट है, लीज कमेंस डेट, उसके अंदर हमने ईयर्स को जोड़ दिया और मंथ ऐड कर दिया, तो हमारे पास लीज ड्यूरेशन आ जाएगा कि कितनी लंबी लीज हमारे पास है, ठीक है। तो 99 ईयर की लीज है, 98 ईयर की लीज है या 100 ईयर की लीज है, वो हमारे पास आ गया इसके अंदर। अगेन आपका बिजनेस लॉजिक है, आपको उसके अंदर लीज ड्यूरेशन चाहिए या रिमेनिंग चाहिए, उसके बेसिस पे रन करना, तो रिमेनिंग के बेसिस पे भी कर सकते थे। मतलब रीसेल प्राइस नॉर्मली अगर आप बोलोगे तो ड्राइव ये भी होता है कि कितने साल की लीज बची है, भले ही वो 99 ईयर की लीज होगी बट अगले साल अगर एक्सपायर होने लग गई तो फिर आपके लिए उस प्रॉपर्टी की कोई ज्यादा वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि लीज चली जाएगी उसकी, राइट। बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अगर लीज चली गई तो क्या रिन्यू हम लोग करवा लेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लीज कितनी बड़ी है। अगर वो 100 साल की लीज पे हर बार रिन्यू होता है, रिन्यूअल इतना मुश्किल नहीं होता लीज का, अगर वो 100 साल की लीज पे हर बार रिन्यू होता है तो वी विल प्रेफर दैट रादर देन 10 ईयर लीज वाला, क्योंकि 10 ईयर में फिर बार बार रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो अगेन डिपेंड्स अपॉन बिजनेस लॉजिक की जो भी आपका कंपनी है वो क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। अभी होने के बाद हम लोग लेबल इनकोडर उठा रहे हैं, लेबल इनकोडिंग कर रहे हैं। तो लेबल इनकोडिंग आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है और क्यों होता है। डेटा फ्रेम्स में से आपने कॉलम्स लिए और उसके ऊपर आपने लेबल एनकोडिंग लगाई अप्लाई फंक्शन लगा के। अप्लाई फंक्शन का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ किस लिए होता है अप्लाई, लूप को रिप्लेस करने के लिए होता है। एक बार फिर से डेमोस्ट्रेट दे रहा हूँ, लूप को रिप्लेस करने के लिए होता है। जैसे आपने क्या करा, df डॉट कॉलम, मतलब जो भी आपकी डेटा फ्रेम है उसके जितने कॉलम्स है वो सब उठ के आ गए। उनको उठने के बाद में हमने क्या किया, जैसे अप्लाई फंक्शन लगाते तो अप्लाई फंक्शन लगाने से पहला कॉलम जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो उठता है और यहाँ पे इधर चला जाता है। तो पहला कॉलम मान लो मंथ हमारे पास है तो मंथ उठेगा और यहाँ पे हमारे पास हो गया डेटा फ्रेम और यहाँ पे मंथ। उसका आपने क्या निकाला, डेटा टाइप निकाला और उसको चेक करा 0 के साथ में। इसी तरह से आपने जो रहेगा डेटा फ्रेम में से दूसरा वाला कॉलम जो भी रहेगा उसको उठाया कंपेयर किया, तीसरा उठाया उसको कंपेयर किया एंड सो ऑन, और फिर उसको आप लेबल एनकोडर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबको लेबल एनकोडिंग भी आपने कर दिया। लेबल एनकोडिंग करने के बाद जब आपने देखा एनकोडेड डेटा फ्रेम तो आपके पास ये आया जिसमें मोस्टली हमारे पास सब इंटीजर टाइप के हो गए, कुछ जो रहेंगे वो हमारे पास फ्लोट टाइप के जो थे वो रह गया, और मतलब सभी हम लोगों ने इंटीजर में एक तरह से कन्वर्ट कर लिया ना। वो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास अगली चीज क्या हो गया, उसके अंदर से हमने देखा कि कैटेगरिकल कौन से हैं। तो कैटेगरिकल निकालने की कोशिश करी डेटा टाइप, और
कैटेगरिकल निकालने की कोशिश करी और जो भी हमको दिखा कैटेगरिकल उसको हमने कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया एज डॉट टाइप कैटेगरी। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करा, हमने पेयर प्लॉट बनाया। ये एक ऑप्शनल चीज है पेयर प्लॉट, आप चाहिए तो बनाइए नहीं तो नहीं बनाइए, बट ये समझने के लिए कि किस तरह से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पेयर प्लॉट बनाया है पूरी डेटा फ्रेम के अलग अलग कॉलम्स पे, देखने की कोशिश करें कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो रीसेल प्राइस और ये जो है थोड़ा सा लीनियर टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते, सब रेंडम है। तो नॉर्मली डेटा हमारे पास एक पैटर्न में होना चाहिए या रेंडम होना चाहिए, दैट इज समथिंग अगेन योर लीनियर रिग्रेशन कॉलेज। नॉर्मली अगर डेटा लीनियर रहेगा, लीनियर टेंडेंसी दिखा रहा है तो लीनियर रिग्रेशन वर्क्स वेल। यहाँ पे अभी लीनियर रिग्रेशन के बहुत अच्छे चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि डेटा लीनियर टेंडेंसी नहीं दिखा रहा बहुत अच्छी, सिर्फ यहीं पे दिखा रहा थोड़ा सा, बाकी सब ऑल ओवर है। तो देखते हैं कौन सा बराबर काम करेगा। अब ये सब डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के बाद अगला आपने क्या किया यहाँ पे, तो ये सब डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के बाद आपने यहाँ पे से एक्स और वाई वेरिएबल निकाल लिए। तो ये हमारे पास एक्स वेरिएबल है, ये हमारे पास वाई वेरिएबल, दोनों को अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अब अलग अलग करने के बाद उसको स्प्लिट कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में तोड़ दिया आपने। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में स्प्लिट करने के बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करने के बाद अगला हमारे पास क्या है, हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और उसको इवोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवोल्यूट आप कैसे करते हैं मॉडल को, बताया था मैंने, रिग्रेशन मॉडल को कैसे इवोल्यूट करते हो। सर टेस्ट साइज नहीं था उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, क्या बोल रहे हो? टेस्ट साइज मेंशन नहीं था। टेस्ट साइज मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आप अल्ट टैप करके देखोगे ना तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिख जाएगी। अगर मेंशन नहीं करते तो भी चलता है ये। ट्रेन साइज नन, टेस्ट साइज नन। सेवेंटी 75% होता है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं करोगे तो। अगर टेस्ट साइज मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 25% टेस्टिंग और 75% ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, तो इसने वही किया है 75:55। आप चाहो तो अपने हिसाब से फिर मेंशन करो। अब हम लोग इवोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, ये सब पास किया और मॉडल का नाम पास किया कि कौन से मॉडल के ऊपर आप ट्रेन करना चाह रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉडल रन करूंगा एक के बाद एक, इसलिए मैंने इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखा है। नहीं तो आप इसको मैन्युअली भी रन कर सकते थे। कैसे? पहले मॉडल का ऑब्जेक्ट उठाते थे, लीनियर रिग्रेशन डॉट मॉडल, ठीक है, फिर उसको मॉडल डॉट फिट करते थे, फिर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते थे। ये 3 स्टेप होती है अपनी हर बार की। पहला क्या होता था, ऑब्जेक्ट बनाते थे तो लीनियर रिग्रेशन और ऐसा ऐसा करके यहाँ पे मॉडल एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको फिट करते थे, मॉडल डॉट फिट, तो उससे मॉडल रन होता था ऑन ट्रेनिंग डेटा। फिर उसके बाद मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, तो उससे क्या होता था, प्रिडिक्ट होके आता था। ये 3 स्टेप्स हम लोग हर बार करते थे। चाहिए तो वैसा करो, बट वैसा करने के लिए फिर आपको हर बार ये लाइंस बार बार लिखनी पड़ेगी। उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे एक साथ मॉडल रन करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में मॉडल का नाम पास करूंगा मैं, और डेटा पास कर दिया मैंने, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा, ठीक है। और फिर टाइम नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना टाइम लगाता है ये रन होने। कैसे पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टाइम डॉट टाइम मुझे क्या करता है, करंट टाइम देगा। करंट टाइम देगा मतलब जब भी मैं रन करूंगा, जैसे अभी रन करता हूँ तो 11:03 हो रहा है यहाँ पे, तो 11:03 स्टार्ट के अंदर चला जाएगा। और जब पूरा रन हो जाएगा लेट से 10 मिनट बाद, तब फिर से मैं टाइम डॉट टाइम लगाऊंगा, जैसे ये रहा टाइम डॉट टाइम। तो वो क्या करेगा, रन होने के बाद का टाइम दिखाएगा। अभी रन किया, 11:04 पे रन हुआ, 5 मिनट रन हुआ, 5 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 11:09 हो जाएगा करंट टाइम। तो जब तब हम करंट टाइम नापेंगे तो 11:09 आ जाएगा। तो ये 11:04 और 11:09 टोटल ड्यूरेशन अगर मेरे को निकालना है, तो टोटल ड्यूरेशन कैसा हो जाएगा, एंड माइनस स्टार्ट टाइम। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पूरा एल्गोरिदम रन होने में 4 मिनट का टाइम लगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। समझा मैं क्या करने जा रहा हूँ? तो इसलिए मैंने ये लिया है एंड और स्टार्ट टाइम। ये पूरा सिर्फ टाइम मेजर करने के लिए कि कितना टाइम मॉडल रन होने में लिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है जो आप लोगों को एज अ डेटा साइंटिस्ट जरूरी होता पता करना कि भाई आपके मॉडल टाइम कितना ले रहे हैं रन होने में। तो आप स्टार्ट टाइम मेजर करो, मतलब मॉडल जब रन हुआ तब का, स्टार्ट किया मॉडल तब का
और एंड हुआ तब का, और दोनों को घटा दो तो आपको टोटल ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो ये टाइम नोट किया आपने। फिर मॉडल डॉट फिट लगाया आपने। मॉडल डॉट फिट क्यों लगाया? क्योंकि मॉडल का नाम तो आपको यहाँ पे पैरामीटर में आ रहा था फंक्शन की, तो वही लिया आपने मॉडल एंड देन डॉट फिट। यानी यहाँ पे आप मॉडल ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, और ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें ट्रेनिंग डेटा पास कर दो मॉडल का। ये ट्रेनिंग डेटा पास किया, मॉडल डॉट फिट किया, एंड देन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट जो करोगे वो तो आपका टेस्टिंग डेटा पे प्रिडिक्शन करोगे। तो मॉडल का ट्रेनिंग भी हो गया यहाँ पे और प्रिडिक्शन भी हो गया। प्रिडिक्शन करने के बाद उसको इवोल्यूट भी कर लो कि उसका आर स्क्वायर कितना हो रहा है, उसका आरएमएससी क्या आ रहा है, उसका आरएमएसएलई क्या हो रहा है, बाकी सारी जितनी भी पैरामीटर है। तो आर स्क्वायर निकाला आपने, फिर आरएमएससी निकाला। आरएमएससी मतलब रूट मीन स्क्वायर एरर, तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ एरर, एंड देन आरएमएसएलई हो गया है। आरएमएससी मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर्ड लॉग एरर। ठीक है, जब नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो लॉग एरर भी हम लोग निकालते हैं। तो आरएमएसएलई निकाल रहे हो मतलब स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है, और मीन स्क्वायर लॉग एरर निकाला। तो मीन स्क्वायर लॉग एरर का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो आपके पास आरएमएसएलई आ गया। ये तीनों मेजर्स आपने निकाले, और निकालने के बाद उसको स्कोरर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर स्टोर कर लिया आपने। तो ये स्टोर कर लिया, ठीक है। और वो करने के बाद फिर आपने क्रॉस वैलिडेशन रन किया। क्रॉस वैलिडेशन में अभी आपको बता नहीं रहा हूँ क्या है, क्रॉस वैलिडेशन में थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको। अभी मैंने ये आपको बताया नहीं इसकी थ्योरी क्या होता है, तो मैं थोड़ा आगे आपके साथ डिस्कशन करके बताऊंगा, बट अभी समझ लो क्रॉस वैलिडेशन रन किया क्या होता है, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको इसको। एंड देन सिर्फ आप लोगों ने इनको सेव करके रखा है और पूरा टाइम देखा। साथ में जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ तो ये सब रिटर्न कर दिया आपने, ठीक है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसको कॉल करना है, ठीक है। तो कॉल करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल करने से पहले हमको अलग अलग मॉडल्स के नाम देने पड़ेंगे ना। तो मॉडल के नाम हमारे पास क्या है, पहला हम लोग रन कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन नाम का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। फिर डिसीजन ट्री रिग्रेसर रन कर रहे हो अगला वाला, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर बैगिंग रिग्रेसर रन कर रहे हैं तो उसका नाम लगाया। फिर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर रन कर रहे हैं तो वो आया। फिर ग्रेडियंट रिग्रेसर रन कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास आ गया। मतलब 5 एल्गोरिदम रिग्रेशन के आप एक साथ रन कर रहे हैं। तो 5 एल्गोरिदम आपने उठाए और ये रिजल्ट नाम का एक आपका डिक्शनरी बनाया आपने। अब क्या कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक फॉर लूप रन कर रहे हैं। अभी ये जो फॉर लूप है ये भी इंटरेस्टिंग फॉर लूप है, आपने देखा होगा वैसे। अगर ये जिप फंक्शन नहीं पढ़ा है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। तो फॉर लूप में जिप फंक्शन होता है, मतलब ये नया था, एक अलग तरह का फॉर लूप होता है। नॉर्मली तो आप क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज 10 लिख दिया अगर आपने, 0 to 10, इसका मतलब 0 से 10 तक का आपका फॉर लूप रन करेगा। पहले आई की वैल्यू होगी 0, फिर आई की वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे करके 10 तक हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फॉर लूप हमारे पास होता है, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर लूप है। हम नॉर्मल फॉर लूप नहीं चला रहे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमको फॉर लूप ऐसा चलाना है कि ये मॉडल नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, मॉडल नाम का जो वेरिएबल है और नेम वेरिएबल है, ठीक है। तो करना क्या है हमारे को, ये अगर आप देखते हैं ये वाला फॉर लूप है, तो ये फॉर लूप क्या करता है, एक इधर का वेरिएबल और एक इधर के वेरिएबल पे काम करता है। 1 वेरिएबल ईच पे काम करता है, ये 1 वेरिएबल ईच पे काम कर रहा है। बट कभी हमको एक से ज्यादा वेरिएबल करने पड़े, जैसे नेम और सैलरी पे, नेम और सैलरी पे, ये 2 वेरिएबल हमारे पास हो गए। और एक हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम टाइप की कोई चीज है, उस डेटा फ्रेम में यहाँ पे सब नेम्स लिखे और यहाँ पे सैलरीज लिखी। तो नेम इज एक्स, सैलरी इज समथिंग, नेम इज वाई, सैलरी इज समथिंग, नेम इज जेड, सैलरी इज समथिंग, नेम इज समथिंग, सैलरी इज समथिंग। अब आपको इसके ऊपर लूप चलाना है। अगर आप ऐसा वाला फॉर लूप चलाओगे तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग फॉर लूप चलाने पड़ेंगे, एक नेम के लिए दूसरा सैलरी के लिए, और उनको एडजस्ट करना पड़ेगा कि जब नेम हमारे पास ये आए तो उसके करस्पॉन्डिंग सैलरी ये आए, नेम ये आए तो सैलरी ये आए, राइट। ये सिंगल फॉर लूप से काम होता है। बट अगर हमको ऐसा नहीं करना, हमको इन दोनों को पेयर में चलाना है, तो फिर हम लोग जिप फंक्शन का यूज करते हैं। तो जिप फंक्शन क्या करता है, पेयर में चलाता है।
तो जब आपने फॉर लूप चलाया, जैसे चलाया आपने फॉर नेम एंड सैलरी इन, फॉर नेम एंड सैलरी इन, एंड देन उसके बाद लगाओ जिप, और फिर उसके बाद ये डेटा फ्रेम का नाम, तो क्या होगा ना कि जो पहला वाला जो कॉलम है उसका जो पहला वैल्यू है वो जाके सीधे इस नेम में बैठेगा, और दूसरा वाला कॉलम का जो वैल्यू है वो जाके इसमें बैठेगा, ऐसा चलेगा। तो जब फर्स्ट इटरेशन होगा तो नेम में हमारे पास आ जाएगा x और सैलरी में आ जाएगा ये, दूसरा इटरेशन हो जाएगा तो नेम में हमारे पास आएगा y और सैलरी में आएगा ये, तीसरा इटरेशन होगा तो नेम में आएगा z और फिर सैलरी में कुछ और, ऐसा। समझा जिप क्या करता है? कोई क्वेश्चन है जिप पे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जिप क्या करता है, अगर हमको फॉर लूप लगाते हो आप, तो फॉर लूप तो क्या होता है, फॉर आई इन सम नंबर, वैसा आप कर देते हो, फॉर आई इन समथिंग समथिंग। तो ये फॉर लूप तो क्या करता है, यहाँ पे जो लिखा रहता है उससे एक एक नंबर उठा के एक एक चलता रहता है, मतलब यहाँ पे भी एक नंबर हमारे पास है और यहाँ पे भी एक नंबर है, वन वेरिएबल एट अ टाइम। अगर आपको टू वेरिएबल एट अ टाइम चलाने हैं तो आप जिप के साथ चलाते हो फॉर लूप को। तो जिप क्या करेगा, जैसे नेम और सैलरी दो कॉलम है, तो यहाँ पे आपको दो कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे, नेम एंड सैलरी। जब पहला इटरेशन होगा तो ये एक्स जो रहेगा यहाँ पे जाएगा और सैलरी जो रहेगी यहाँ जाएगी, दूसरे इटरेशन में वाई जो रहेगा यहाँ जाएगा, सैलरी जो रहेगी यहाँ जाएगी, तीसरे इटरेशन में जेड अगेन यहाँ आएगा और सैलरी यहाँ आएगी, ऐसा। ये जिप का काम होता है, समझा? क्लियर है क्या? हेलो, नहीं आया क्या? वापस बताओ एक बार। सर मतलब कि सर जिप में मतलब कि जो मतलब कि इटरेटिव प्रोसेस होती है वो मतलब कि मतलब कैसे हो रही है सर थोड़ा सा। जिप मतलब क्या करता है ना, फॉर क्या करता है, फॉर क्या करता है, फॉर क्या करता है, फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप एक लूप रन करता है ना, जिसके अंदर पहली बार जब ये रन होगा तो आई की वैल्यू होगी 0, दूसरा इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू होगी 1, तीसरे इटरेशन में आई की वैल्यू होगी 2, 3 एंड सो ऑन। ये फॉर लूप होता है। बट फॉर लूप का लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करता है, आई पे। अब अगर आपके पास दो होते वेरिएबल, यहाँ पे होता नेम और यहाँ पे होता सैलरी, तो फॉर लूप नहीं चल सकता ना, फॉर लूप तो एक ही पे ही चलता है। तो उस केस में हमारे पास जिप फंक्शन होता है। तो जिप क्या करेगा, सेम फॉर लूप वाले कंसेप्ट है, फॉर इन, बस सिर्फ इतना है कि यहाँ से जो पहला वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है वो आपको किस में लेना है, लेट्स से आपको एक्स में लेना है, और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू किस में लेना है, वाई में लेना है। तो ये ऐसा चलेगा। तो एक्स वाई जी समथिंग समथिंग, तो जो भी हमारे पास है, पहला वाला जब रन होगा तो ये दोनों वेरिएबल इसमें से ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, फिर दूसरे में ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसा चलता है। ये जिप का काम होता है, ठीक है। तो ये जिप फंक्शन हमने लगाया, और जिप फंक्शन लगाने के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जिप में दो चीजें एक साथ ले रहा हूँ। एक तो मॉडल के जो नाम आपने डिफाइन किए थे यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करे थे मॉडल के वो, और दूसरा उसका नाम। नाम में सिर्फ एक डेकोरेशन के लिए ले रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आता जाए कि ये एलआर का मतलब, एलआर का मतलब है लीनियर रिग्रेशन, डीटी का मतलब है डिसीजन ट्री, बीआर का मतलब है बेगिंग एनसेम्बल एंड सो ऑन एंड सो। तो ये मैंने मॉडल, जो पहला वाला जो था, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये जाएगा मॉडल में, और जो उनके नाम है वो जाएंगे नेम्स में, और रन कर रहे हैं। रन करेंगे जब, तो रन करने के बाद ये फॉर लूप चला रहा हूँ, मतलब क्या होगा, पहली बार में फॉर लूप चलेगा तो पहली बार में ये और ये जो उठेगा एलआर, ये जाएगा मॉडल में,
और ये जो रहेगा ये जाएगा नेम में। ठीक है, तो मॉडल और नेम दोनों लेके मैंने फिट एंड प्रिंट नाम का जो फंक्शन था, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था या डिफाइन किया था, उसको कॉल किया है। तो फिट एंड प्रिंट में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिट एंड प्रिंट जो नाम का फंक्शन था, इसमें हमको चाहिए मॉडल, एक्स ट्रेनिंग, वाई ट्रेनिंग, ये चारों पांचों पैरामीटर्स हमको चाहिए। ठीक है, तो वही हमने किया है फिट एंड प्रिंट। उसके अंदर मॉडल, तो मॉडल में हमने मॉडल का नाम दिया, मॉडल का नाम क्या था, एलआर। एलआर मतलब ये लीनियर रिग्रेशन वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे कॉल होगा, साथ में ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा हमने पास किया। तो पहला जो इटरेशन होगा जब लूप रन होगा, तो पहला जो इटरेशन होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारा लीनियर रिग्रेशन कॉल हो जाएगा। लीनियर रिग्रेशन पे हमारा R2 R स्क्वायर आएगा, RMSE आएगा, ये सब कैलकुलेशंस उसके होंगे और रिजल्ट वापस आ जाएंगे। फिर लूप का सेकंड इटरेशन आएगा, तो सेकंड इटरेशन में डिसीजन ट्री, थर्ड इटरेशन में बैगिंग आएगा, चौथे में आएगा रैंडम फॉरेस्ट, पांचवें में आएगा ग्रेडियंट बूस्टिंग। मतलब हम पांचों एल्गोरिदम एक लूप में चला रहे हैं। ठीक है, और ये लूप में एक के बाद एक रन होते जाएंगे, ये रन होंगे एक के बाद एक, ये रन हो रहे एल्गोरिदम्स रन हो गए। और रन होने के बाद फिर उसके जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आपने रन तो कर दिया है, रन करने के बाद जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उनको हमने एक डेटा फ्रेम में सेव कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम में हमने क्या कर दिया, एक अरे बना दिया, उसके अंदर कॉलम्स के नाम डाल दिए, R स्क्वायर, RMSE, MSLE, R2, RMSE एंड ये सब चीजें। ठीक है, और इलिप्स का मतलब ये हमको बताएगा टाइम कितना लिया उसने, और उसको हम लोग एक डेटा फ्रेम में सेव करते जा रहे हैं। जब उस डेटा फ्रेम को आप रन कर रहे हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। मतलब हमने जब लीनियर रिग्रेशन रन किया था, तो लीनियर रिग्रेशन रन करने के साथ हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आई। आप जानते हैं R स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा अच्छी नहीं यहाँ पे, क्योंकि R स्क्वायर की वैल्यू जितना 1 के क्लोजर रहेगी उतना अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 के क्लोजर नहीं है, इसका मतलब R स्क्वायर बहुत अच्छा नहीं आया है। एरर भी ज्यादा है, मीन स्क्वायर्ड एरर जो है, MSE जो है, ये सभी जो एरर्स हमारे पास ज्यादा साइड में है। और टाइम जो रहा वो 2 सेकेंड इसको लगा है। ठीक है, तो टाइम तो बहुत कम लगा लीनियर रिग्रेशन में, बट रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं है। अगला हमने अगर देखा डिसीजन ट्री, तो डिसीजन ट्री का R स्क्वायर अच्छा है, बाकी जो एरर्स है वो एवरेज है। एंड देन टाइम भी इसमें लगभग 2 सेकेंड ही लगाया, 2 से 2.5 सेकेंड। तो डिसीजन ट्री इज फार बेटर रिग्रेशन देन लीनियर रिग्रेशन इन दिस केस। तो यहाँ पे इस केस में लीनियर रिग्रेशन से डिसीजन ट्री रिग्रेसर बहुत अच्छा चल रहा है। फिर हमने बैगिंग लगाया है, तो बैगिंग एनसेम्बल लगाया है, मतलब बैगिंग के थ्रू हम लोग रिग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें 95 आया है हमारे पास R स्क्वायर, जो कि बहुत अच्छा है। बट ये टाइम भी काफी लगा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बैगिंग टाइम लगाता है। बैगिंग टाइम क्यों लगाता है, क्योंकि ये बहुत सारे बैग्स क्रिएट करता है और उसके ऊपर मल्टीपल मॉडल रन करता है। फिर रैंडम फॉरेस्ट आपने देखा तो वो और अच्छा है, 96% दे रहा है वो R स्क्वायर को, और एरर्स भी कम है, और टाइम इसने और भी बहुत ज्यादा लगा दिया। तो रैंडम फॉरेस्ट ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, बट रिजल्ट भी अच्छे दिए हैं। देन ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाया, तो उसने रिजल्ट ओके टाइप के दिए हैं, बहुत अच्छे नहीं है, बट टाइम भी ठीक ठाक है। तो ऐसे आप लोग जब रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट इज द आउट परफॉर्मिंग मॉडल हियर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है विथ गुड R स्क्वायर एंड गुड एवरीथिंग, बट टाइम ज्यादा लेता है, 135 सेकेंड लिया उसने। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के रिग्रेसर एक साथ रन हो गए। ठीक है, तो इसमें सेकंड के लिए कोई कमांड इसमें डाली थी आपने, मतलब सेकंड में आया इसमें? नहीं वो सेकंड्स में दिखाता है, जब अच्छा, सब्ट्रैक्ट ओके। करोगे तो सेकंड्स में देगा वो। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनको कैटेगरिकल बना रहे हैं, कैटेगरिकल कॉलम उठा रहे हैं, और कैटेगरिकल कॉलम उठाने के बाद उसमें हर कैटेगरी की वैल्यू देख रहे हैं कि कितनी कितनी कैटेगरी है हर कॉलम में। तो ये सारे कॉलम्स उठाए और उनको लूप में रन करके देखा कि उसके अंदर कितनी वैल्यू काउंट से हमको पता चलेगा कितनी कितनी कैटेगरी है। तो पता चला जो टाउन था उसमें 26 कैटेगरी है, फ्लैट टाइप जो है वो 7 कैटेगरी है, और ब्लॉक्स तो बहुत सारे हैं, 2000 ब्लॉक्स है उसमें, 2000 कैटेगरीज है इसमें, और यहाँ पे 533 कैटेगरी है। तो कैटेगरीज तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, राइट।
कैटेगरीज इनमें बहुत सारी है, ब्लॉक में और स्ट्रीट में। 533 स्ट्रीट है और 2299 ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। उनको अगर आप मॉडल में डालोगे तो मॉडल कुछ निकाल नहीं पाएगा, इतनी सारे कैटेगरीज होने के कारण। और मैंने बताया कि जब भी इतनी सारी कैटेगरी होती है तो मॉडल अच्छा रन नहीं करता है, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि फिर या तो इसको रिड्यूस करो, और रिड्यूस नहीं कर सकते तो हटा दो। दो ही ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो अभी हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ब्लॉक को और स्ट्रीट नेम को, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनमें, तो इनको ड्रॉप कर दिया हमने। ये अगेन ऑप्टिमाइजेशन का दूसरा तरीका हो गया, फीचर सिलेक्शन। फिर उसके बाद बाकी जो बचे कुचे थे, ये और ये, इनके ऊपर आपने वन हॉट एनकोडिंग कर दी। वन हॉट एनकोडिंग कैसे करते हैं? गेट डमीज के थ्रू। ठीक है, तो गेट डमीज और देन उसके बाद वन हॉट एक्स, मतलब जो ये दो कॉलम हटाने के बाद जो बचा कुचा था उसके ऊपर आपने वन हॉट एनकोडिंग लगा ली। ठीक है, और फिर से डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। अब डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया एंड देन उसके बाद फिर से मॉडल कॉल करवाए। ये ऑप्टिमाइजेशन करने का अगला तरीका है। ठीक है, तो ये लाइट जीबीएम वगैरह जो भी थे ये सब आपने लगाए। कौन कौन से लगाए आपने? अब इसके अंदर आपने 5 एल्गोरिदम तो लगाए यहाँ तक के, और उसके बाद आप इसमें एक्सजी बूस्टिंग, कैट बूस्टिंग और लाइट जीबीएम भी लगा रहे हैं। मतलब टोटल आप 7 मॉडल्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 7 मॉडल्स रन कर रहे हैं। उसके लिए अगेन वही वाली सारा पूरा प्रोसेस वही है। और अब आप रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो अब जब आप रन करते हैं मॉडल्स तो आप ये देखो कि ये लर्न हो रहा है, ये इतना सारा इसके पीछे लर्निंग हुआ है। एक इटरेशन का जो था लगभग 1-1 सेकंड लगता था, इसने काफी टाइम लिया था जब मैंने इसको रन किया था। ठीक है, बहुत टाइम लिया था। और जो भी रिजल्ट थे फिर मैंने डेटा फ्रेम में सेव करके आपको दिखाने के लिए रखे हैं। तो ये डेटा फ्रेम में सेव करे तो ये हमारे पास रिजल्ट आए, जिसमें ये देखो इमीडिएट इफेक्ट देखो। वन हॉट एनकोडिंग जैसे ही आपने किया, आपका लीनियर रिग्रेशन का परफॉर्मेंस कितना सुधर गया। वन हॉट आपने किया कुछ नहीं है, वन हॉट एनकोडिंग की है, और जो कॉलम्स थे जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी उनको आपने ड्रॉप किया। करेक्ट। तो ऐसे आप मॉडल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। दिख रहा है ये इमीडिएट लीनियर रिग्रेशन पे इम्पैक्ट। पहले लीनियर रिग्रेशन हमारा जो था, एक मिनट में आपको फोटो लेके दिखा देता हूँ। ये पुराना परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ मैं लीनियर रिग्रेशन का और बाकी मॉडल्स का। ये मैंने यहाँ सेव करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी नया वाला रिजल्ट है और ये हमारे पास पुराने रिजल्ट है। दोनों को 1-on-1 कंपेयर करेंगे। ये देखो, अब अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा लीनियर रिग्रेशन। पहले हमारे पास जो आर स्क्वायर वैल्यू दे रहा था वो ये दे रहा था, अभी अचानक से ये दिया। रीजन क्या करा आपने? सिर्फ वन हॉट एनकोडिंग करी। वन हॉट एनकोडिंग और बहुत सारे कॉलम वाले जो वेरिएबल थे उनको हटा दिया या रिड्यूस कर दिया। मैंने हटाया था, आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखा, एरर्स वगैरह सब एकदम डाउन हो गए और टाइम भी इसने रन होने में कम लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप अगला देखना चाहेंगे तो अगला हमारे पास क्या होगा, ये देखते हैं डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, पहले ही अच्छा काम कर रहा था वो, अभी थोड़ा सा डाउन गया है पहले से, बट मोर और लेस वही है। डिसीजन ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एनसेम्बल टेक्निक जो था बैगिंग एनसेम्बलिंग, उसके अंदर थोड़ा सा डाउन गया है परफॉर्मेंस। रैंडम फॉरेस्ट जो था उसमें भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन गया है। फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग अगर बात करेंगे तो ग्रेडियंट बूस्टिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, मतलब कोई खास फर्क नहीं आया अपार्ट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को छोड़ के कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। ठीक है, अब बाकी अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, कैट बूस्टिंग और लाइट जीबीएम, तो इन तीनों में आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत अच्छी है। बट कैट बूस्टिंग का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। कैट बूस्टिंग बहुत ज्यादा टाइम लेता है। एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग
ग्रेडियंट बूस्टिंग से कम, ये ग्रेडियंट बूस्टिंग हमारा मेन था जो इनिशियली इन्वेंट हुआ था। फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग को इम्प्रूवाइज करके, उसका टाइम कम करके एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने इसके टाइम को कम किया। मतलब ये इसका सी इम्प्लीमेंटेशन है, ग्रेडियंट बूस्टिंग का सी इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग कुछ और नहीं है। टेक्निकली कोई चेंज नहीं, सिर्फ सी लैंग्वेज में लिखा है, तो उसने फास्टर परफॉर्मेंस दिया है, बट उतना अच्छा नहीं है। कैट बूस्टिंग उसका देखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, बाकी रिजल्ट तीनों के, इससे तीनों के रिजल्ट अच्छे हैं। और लाइट जीबीएम जो रहेगा बहुत ही लाइट है, बहुत हल्का फुल्का है, और टाइम भी बहुत कम लिया है, रिजल्ट भी अच्छे लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अब अपना मॉडल चुन सकते हैं कि कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप मॉडल ले सकते हैं। फॉर मी आई वुड गो विथ लाइट जीबीएम, एक अच्छा मॉडल है। मोर इम्पोर्टेंटली टाइम बहुत कम लेता है और रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है, स्क्वायर और एरर्स वगैरह भी। ठीक है, इतना ही लगभग। डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी अच्छा देता है, तो यू कैन टेक दिस एज वेल। बाकी सब थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, कि जहाँ पे आपके पास मशीन्स अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छा, मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हो, या फिर टाइम इज नॉट दैट मच फैक्टर, तो फिर आप एक्यूरेसी पे या दूसरे एरर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और उसके बाद फिर आपने जब प्लॉट करने की कोशिश करे आपके रिजल्ट्स को, तो ये देखो, ये सारे रिजल्ट्स, सारे जितने भी अपने 6-8 एल्गोरिदम रन करे थे, तो उनको आपने फिट करके देखा तो सब लगभग स्ट्रेट लाइन में फिट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑफ यू। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे डेटा में। हाँ, इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पा रहा था। अभी आप देखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने। सिर्फ थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन, थोड़ा सा वो फैला हुआ लग रहा है, बाकी सब अच्छे हैं। और लाइट जीबीएम आप देखोगे, बाकी देखोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा खराब है, ग्रेडियंट बूस्ट, वो हमने देखा भी था। ग्रेडियंट बूस्ट देखो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा फैला हुआ है, ये स्कैटर्ड है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग देखोगे अगर यहाँ पे, तो ग्रेडियंट बूस्टिंग की हमारे पास एक्यूरेसी भी 84% है, सॉरी आर स्क्वायर भी 84% है। इसी तरह से लीनियर रिग्रेशन अलग है, बाकी सब 90 के क्लोज है, तो सब एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या कर सकते हो आप, अगर आपको फर्दर इंप्रूव करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हमने कुछ कुछ और टेक्निक्स पढ़ी थी लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की, क्या था वो? याद है नहीं है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने किए थे, स्क्वायर रूट ट्रांसफर किए थे, याद आ रहा है हमें? उसके लिए भी एक अलग डिस्कशन रखा था बहुत लंबा। तो वो सारी टेक्निक भी इस पे लगा के इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? गाइस एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। है ना, चलो। तो एक क्विकली एक टर्म और बची है जो मैं आपको बता देता हूँ, विच इज कॉल्ड एज क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। तो वो उसके ऊपर भी क्विकली टच बेस कर लेते हैं। अभी क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? अच्छा, मॉडल जनरलाइज करने के तरीके क्या होते हैं? मॉडल का जनरलाइजेशन आप कैसे करते हैं? हाउ डू यू जनरलाइज द मॉडल? कोई बता पाएगा? ओवरफिटिंग रिमूव करके। हाँ, वो तो जनरलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। जनरलाइजेशन मतलब टू रिमूव ओवरफिटिंग। जनरलाइजेशन का मतलब होता है ओवरफिटिंग हटाना। सर वो ठीक है, बेगिंग इंटेम्बल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेगिंग, बेगिंग मतलब एंसेंबल ही हुआ। और बूस्टिंग। बूस्टिंग से जनरलाइजेशन होता है क्या? बूस्टिंग से जनरलाइजेशन होता है क्या? मैं कब बताया था आपको कि बैगिंग जनरलाइजेशन में होता है, बूस्टिंग जनरलाइजेशन में यूज नहीं होता है। बैगिंग क्यों जनरलाइजेशन में यूज होता है? क्योंकि बैगिंग में आप अलग अलग बैग्स क्रिएट कर देते हैं।
और फिर उनका कॉमन ओपिनियन लेके बहुत सारे मॉडल बना के उनका वोटिंग लेके आप जो रहता है देन आप डिसीजन पे पहुंचते हैं। मतलब सिंपल सी बात, एक कोर्ट के अंदर एक जज डिसीजन ले रहा है वर्सेस एक ही कोर्ट के अंदर जजेस की जूरी जो रहेगी वो डिसीजन ले रही 5-6 जजेस में। तो ये ज्यादा जनरल ओपिनियन रहेगा, जनरलाइज्ड ओपिनियन रहेगा, ये ओवरफिटेड नहीं रहेगा। तो बैगिंग इसलिए वर्क करता है। बूस्टिंग में तो क्या होता है, बूस्टिंग में तो आप वीक क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं कि पहली बार करा, फिर सीरीज में दूसरे को करा, फिर तीसरी बार ट्रेनिंग करी, फिर चौथी बार ट्रेनिंग करी, ये बूस्टिंग होता है। तो इसके अंदर जनरलाइजेशन नहीं होता है। और कैसे करते जनरलाइजेशन? बैगिंग कर दिया, फीचर इंक्रीमेंट, फीचर इंक्रीमेंट, इम्प्रूव द नंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर्स। चलो, उससे ओवरफिटिंग की तरफ आप बढ़ेंगे जरूर, बट कई बार एक नॉइस वगैरह भी डेटा में आप डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हो? डिसीजन ट्री में भी आपने जो था वो जनरलाइजेशन किया था, कैसे किया था? और मोर ट्रेनिंग नहीं, अर्ली स्टॉपिंग, अर्ली स्टॉपिंग किया था। मतलब ट्री को बीच में से कट कर दिया था, या फिर आपने वो लीफ नोड और वो जो नोड वगैरह की डेफिनेशन दी थी कि इससे आगे बढ़ेगा नहीं करके, वो 3-4 डेफिनेशन थी ना कि लीव्स पर नोड, नंबर ऑफ एंट्रीज पर लीफ, या फिर कितना डेप्थ वगैरह था, वो 3-4-5 पैरामीटर मैंने डिसीजन ट्री में समझाई थी। तो उससे अर्ली स्टॉपिंग करी थी आपने। तो ये 3-4 तरीके थे आपके पास, ठीक है, जिससे आपने क्या करा था? जनरलाइजेशन किया था मॉडल का, करेक्ट। और जनरलाइजेशन का एक और तरीका क्या हो जाता है? तो जनरलाइजेशन का, अच्छा ये इन सब कैसे काम कर रहे थे? तो ये तो आपने करा था। अब जनरलाइजेशन का एक और तरीका हमारे पास होता है और वो होता है क्रॉस वैलिडेशन। ओवरफिटिंग क्यों होती, कोई मुझे बता पाएगा? ओवरफिटिंग क्यों होती है? वाई ओवरफिटिंग? ये होती क्यों है और क्या होता है? क्या होता है वो तो खैर ठीक है कि ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, टेस्टिंग की उसके बराबर नहीं हो पाती है, दैट इज ओवरफिटिंग। बट ये क्यों होता है? डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता है। नहीं, और वो ऑर्गेनाइज जनरलाइज नहीं होता है, हाँ? सेम डेटा, जनरलाइज डेटा नहीं होता है और सेम डेटा पे काम करता है अगर ट्रेनिंग। थोड़ा सा और डिटेल में जाओ आप, लगभग शायद आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ट्रेनिंग का जो स्पेसिफिक डेटा रहता है उसी पर स्टडी हो जाती है। आई मीन मतलब जो मॉडल, नहीं समझा मेरे को आपकी बात। मतलब मॉडल ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है टू द ट्रेनिंग डेटा। हाँ, तो वो स्पेसिफिक क्यों हो जाता है? ओवर क्योंकि हम ओवर एनालाइज कर चुके होते हैं उसको। हाँ, या तो बहुत ज्यादा उसको आप ट्रेन करते हो मॉडल को, नंबर ऑफ इटरेशन बहुत हो जाते हैं मॉडल के। आप मॉडल को ट्रेन करे जाओगे करे जाओगे करे जाओगे, बहुत बार इटरेट करोगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो ओवरफिटिंग होती है। मतलब टू मच ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल। मॉडल को बार बार भाई एक्यूरेसी आपकी आई लेट से 85%, बोले नहीं नहीं 10 बार और ट्रेन करो तो 90% आई, और ट्रेन करो मॉडल को 95 और ट्रेन करो, ऐसा। तो आप तो या तो टू मच ट्रेनिंग करोगे मॉडल की तो ओवरफिटिंग हो सकती है, या फिर और क्या हो सकता है? या फिर और क्या हो सकता है? आपने मॉडल को डेटा जो था वो सॉर्टेड ऑर्डर में सप्लाई कर दिया, इसीलिए आपको याद हो तो रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर या क्या बोलते हैं, वो रैंडम नाम का एक पैरामीटर होता है ना हर मॉडल में। हाँ, रैंडम स्टेट, हाँ रैंडम स्टेट नाम का, वो हर बार आप सेट करते हो। वो क्यों करते हो वो मैंने बताया था। रैंडम स्टेट क्यों सेट करते हो? ताकि जो भी आपका ट्रेनिंग के लिए डेटा जाए वो रेंडमली उठ के जाए, वो सिक्वेंशियल नहीं जाए। जैसे आपका मान लो आपको ट्रेनिंग डेटा निकालना है, और ट्रेनिंग डेटा निकालने में आपने बोला ठीक है ट्रेनिंग ले लेते हो, तो आपने फर्स्ट 75% डेटा यही वाला उठा लिया, मतलब विदाउट एनी रेंडमनेस आपने यही वाला डेटा उठा लिया सिक्वेंशियली। अगर ये उठा लोगे तो आप देखोगे कि अगर ये वाला डेटा आपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए सप्लाई कर दिया
तो क्या होगा, मॉडल में हमेशा टाउन का नाम जो रहेगा वो तो यही जाएगा ना। समझे क्या कह रहा हूं मैं? सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा था शायद। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको ट्रेनिंग करने के लिए बोला जाए मॉडल की, और ट्रेनिंग करते टाइम पे अगर आपने ट्रेनिंग डेटा विदाउट रेंडमनेस, आपने बोला कि पहले 50 रिकॉर्ड ले लो ट्रेनिंग करने के लिए, फर्स्ट 50 रिकॉर्ड ले लो, तो आपने ये सारे रिकॉर्ड उठा लिए। अगर आपने ये सारे रिकॉर्ड उठा लिए ट्रेनिंग करने के लिए मॉडल की, तो क्या होगा, तो जो टाउन रहेगा वो तो हर बार यही वाला टाउन आएगा आपके पास, मंथ जो रहेगा वो हर बार यही मंथ आएगा, रूम्स भी यही वाले आएंगे। उसमें क्या होगा, आपका मॉडल ट्रेन जरूर हो जाएगा, बट किसके लिए ट्रेन होगा, सिर्फ इस टाउन के लिए। जहां इसकी जगह दूसरा कोई टाउन आया, आपका मॉडल फेल होना शुरू हो जाएगा। या फिर 3 रूम वाला जो फ्लैट रहेगा उसी पे मॉडल की ट्रेनिंग होगी, जैसे ही आपके नंबर ऑफ रूम जो रहेंगे 5 होंगे 7 होंगे, मॉडल फेल होना शुरू हो जाएगा। राइट। तो इसलिए क्या होता है कि ये जरूरी है कि जब भी आप डेटा सप्लाई करते हैं मॉडल को, तो मॉडल को डेटा सप्लाई करते टाइम पे आपको डेटा जो रहेगा वो रेंडमली उठाना पड़ेगा। मतलब कुछ रिकॉर्ड आपको यहाँ से उठाने पड़ेंगे, ये वाले कुछ रिकॉर्ड जो रहेंगे आपको यहाँ से उठाने पड़ेंगे, जैसे बुकिट मेरे जो भी नाम है उसका, तो वहां से उठाने पड़ेंगे। फिर कुछ रिकॉर्ड आपको यहाँ से उठाने पड़ेंगे, कुछ रिकॉर्ड आपको यहाँ से उठाने पड़ेंगे, ऐसा। तो अलग अलग जगह से जब आप इस केस रिकॉर्ड में सर उठाते ये भी, अगर सर रैंडम अगर सर नहीं लेते तो इस केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि सर कि हमारी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी अच्छी होगी बट टेस्टिंग की पुअर होगी। वही तो ओवरफिटिंग कहलाता है ना। हम्म। और वो हम वही बात कर रहे हैं कि ओवरफिटिंग क्यों होती है, तो इसलिए होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरफिटिंग अवॉइड करना है, तो ओवरफिटिंग अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरफिटिंग अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि आपको डेटा जो रहेगा वो वैरायटी में लेना पड़ेगा, अलग अलग जगह से लेना पड़ेगा। ठीक है। और वही काम जो रहता है हमारा, ये क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक भी करती है इन अ वे। कैसे करती है वो, अब वो क्रॉस वैलिडेशन आपको समझाता हूँ। तो क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सिंपल टेक्निक है, मतलब देखोगे तो मजा आएगा देख के, बहुत बहुत ही सिंपल है। क्रॉस वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मान लो पूरा डेटा है, ठीक है, इसमें 100 रोज है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रोज है। अब क्रॉस वैलिडेशन, ये अगर आपको नॉर्मल ट्रेनिंग करनी है, तो नॉर्मल ट्रेनिंग में तो आप क्या करते हैं, 75:25 का डिवीजन करते हो कि 75 ट्रेनिंग या टेस्टिंग। तो आप क्या करोगे, ऐसा इसको बांट दोगे, ये हमारा जो हो गया ट्रेनिंग डेटा हो गया, और ये हमारा टेस्टिंग। ऐसा नहीं होता वैसे, रेंडमली उठाओगे, बट 75:25 ऐसे डिवाइड हो गया। अब इसमें ट्रेन करोगे मॉडल को तो क्या होगा, अगर इस पे ट्रेन करोगे मॉडल को तो क्या होगा, ऐसे डेटा पे ओवरफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपने रेंडमनेस अगर नहीं लिया, रेंडमनेस नहीं लिया और सिक्वेंशियली आपने ये 75% डेटा दे दिया, तो मॉडल ओवरफिट होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। राइट। तो आइडिया यहाँ पे क्या है, आइडिया यहाँ पे ये है कि यार कैसे भी ना करके जितना भी रेंडमनेस ला सकते हो मॉडल में लाओ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं क्रॉस वैलिडेशन में, कि हम ये बोलते हैं कि हम 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं। 10 फोल्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है 10 फोल्ड मतलब क्या, 10 हिस्से करके क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं, 10 पार्ट्स करके 10 पार्ट्स बना रहे हैं डेटा के। तो डेटा के 10 पार्ट्स आपने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये 10 हिस्से आपने बना दिए डेटा के। ठीक है, ध्यान देना, डेटा के आपने 10 हिस्से बना दिए। अब डेटा के 10 हिस्से बनाने के बाद आपने क्या किया, डेटा के 10 हिस्से बनाने के बाद आपने क्या करा, आपने एक हिस्सा लिया, ठीक है, और बाकी के जो 9 हिस्से थे वो अलग कर दिए। यस, ठीक है। अब आपने क्या करा ना, कि यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांट दिया, जो 9 हिस्से थे उसको आपने बना दिया ट्रेनिंग,
और जो एक बचा हुआ हिस्सा है उसको आपने बना दिया टेस्टिंग। तो आप एक हिस्से पे तो टेस्टिंग करोगे और 9 पे ट्रेनिंग करोगे। तो आप बोलोगे ये कौन सी नई बात आ गई, आपने पहले बोला था 75:25 का रेशियो रखना चाहिए ट्रेनिंग इज टू टेस्टिंग का। यहाँ पे आपने 9 पार्ट्स को तो ट्रेनिंग बना दिया, 90% डेटा इधर डाल दिया और 10% डेटा इधर डाल दिया। तो ये तो और भी खराब काम कर रहे हैं हम लोग। माना मैंने खराब कर रहे हैं, बट पूरा सुनो। अभी हमने क्या बोला, 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, तो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अगर आपने बोला, तो अगर आपने 20 फोल्ड बोला इसका मतलब यहाँ पे 20 हिस्से बनेंगे। अगर आपने 5 फोल्ड बोला, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तो इसका मतलब इसके 5 हिस्से बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही होता है। अभी आपने माना 10 फोल्ड है, तो 10 फोल्ड में आपने क्या करा कि एक हिस्से को आपने टेस्टिंग के लिए रख लिया और 9 को ट्रेनिंग के लिए कर दिया। ठीक है, अब क्या करा, ये तो पहली बार का ट्रेनिंग किया ने, एक साइकिल कंप्लीट कर दिया ट्रेनिंग का, जिसमें आपने ये 9 हिस्से इधर ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए रख लिया। अब क्या होगा, यही चीज फिर से रिपीट होगी। और अब हम क्या करेंगे कि जो पार्ट नंबर 2 था, ये पार्ट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हिस्से हमारे पास थे। तो पहले नंबर 1 को आपने टेस्टिंग के लिए रखा, बाकी 9 को ट्रेनिंग के लिए रख दिया। अब सेकेंड राउंड में क्या होता है ना, सेकेंड राउंड में इसमें आप क्या करेंगे कि जो पार्ट नंबर 2 है उसको आप रखते हो ट्रेनिंग के लिए, और बाकी के जो 9 हिस्से हैं उनको आप रख देते हो किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, मतलब अब ये जो हिस्सा था ये और बाकी के जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाते हैं, और ये जो रहता है ये टेस्टिंग बन जाता है। समझे, ये हुआ साइकिल नंबर 2। फिर साइकिल नंबर 3 जब आता है, यानी अगला साइकिल जब आता है, तो अगले साइकिल में हम क्या करते हैं कि अब इसको आप ट्रेनिंग बना देते हैं, इसको आप ट्रेनिंग बना देते हैं, और बाकी सब जो रहते हैं वो टेस्टिंग बन जाते हैं। फिर अगले में क्या होगा, उसके अगले में, तो उसके अगले में फिर ये हिस्सा ट्रेनिंग होगा, फिर ये ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग होगा और ये ट्रेनिंग होगा। तो ऐसे क्या होता है, 10 राउंड लगते हैं, ऐसे 10 साइकिल होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। उन 10 साइकिल में धीरे धीरे ये ट्रेनिंग वाला जो था उसको पहले ये ट्रेनिंग बाकी टेस्टिंग, ये ट्रेनिंग बाकी टेस्टिंग, ये ट्रेनिंग बाकी टेस्टिंग, ये ट्रेनिंग बाकी टेस्टिंग, यही प्रोसेस चलता है। जितने, अगर आपने 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाया तो 10 लूप चलते हैं, और मॉडल की ट्रेनिंग होती है, मतलब मॉडल जो रहता है वो 10 बार ट्रेन होता है अलग अलग सैंपल के साथ। तो उसमें क्या हुआ कि आपने यहाँ से भी सैंपल ले लिया डेटा का, यहाँ से भी सैंपल ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, तो उससे क्या होता है, कुछ भी छूटता नहीं है, सब सारे सैंपल ट्रेनिंग का भी पास होते हैं और टेस्टिंग का भी पास होता है। तो इससे क्या होता है, मॉडल का जनरलाइजेशन होता है। उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं, टेक्निक को बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। इनफैक्ट इसको बोलते हैं एन फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। एन फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया, अगर आपने 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन डाला है इसका मतलब यहाँ पे 10 हिस्से तोड़ेंगे। अगर आपने 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन डाला तो 5 हिस्से बनाएंगे। अगर आपने 3 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन डाला तो डेटा के 3 हिस्से बनाएंगे। ठीक है, बात समझा, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। क्रॉस वैलिडेशन इन सिंपल, अगर आपने 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बोला है तो डेटा के 10 हिस्से तोड़ो, 10 हिस्से में से एक हिस्से को ट्रेनिंग बनाओ, बाकी को टेस्टिंग बना दो। ठीक है, ये पहला राउंड हो गया। फिर दूसरे राउंड में क्या करेंगे कि उसका अगले हिस्से को ट्रेनिंग बनाएंगे और बाकी सबको टेस्टिंग बना देंगे। फिर तीसरे को ट्रेनिंग बनाएंगे, बाकी सबको टेस्टिंग, चौथे को ट्रेनिंग बनाएंगे, बाकी सबको टेस्टिंग, यही प्रोसेस चलता जाएगा, क्रॉस वैलिडेशन हो जाता है। ठीक है, बात समझा। यस सर, यस है ना। अब इसमें मेरे को बताओ कि n फोल्ड में n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। सर, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, है ना। यस सर। क्यों। सर क्योंकि जितने कम पैरामीटर्स आएंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी अच्छी आएगी सर। हाँ भाई, और कोई कुछ ओपिनियन।
सर ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा में मतलब ज्यादा वो नहीं रहेगा वेरिएशन? नहीं, मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन है एन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, अच्छा। एन क्या था ये पता है? एन क्या है? अब वही तो मैं पूछ सर रहा जैसे 4 फोल्डर रहेंगे तो 75 और 25 में डाटा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। 75 ट्रेनिंग के लिए हो जाएगा, 25 टेस्टिंग के क्यों लिए। होगा ऐसा? 4 फोल्ड में ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि 4 उसके टुकड़े होंगे ना, 4 पार्ट बनेंगे और एक पार्ट को टेस्टिंग के लिए लेंगे, बाकी को अच्छा ट्रेनिंग के अच्छा, लिए। हाँ समझ गया, सॉरी सॉरी, ठीक है। बट क्या वो आइडियल है? अगर वैसा ही था तो आपने क्रॉस वैलिडेशन लगाया क्यों? आप तो नॉर्मल वाले प्रोसेस ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट कर लेते। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में वही तो कर रहे हैं आप, क्रॉस वैलिडेशन क्यों लगाते हैं? सी, क्रॉस वैलिडेशन लगा क्यों रहे हैं? ताकि ताकि हम हर हिस्से को टच कर पाए, हर डेटा पॉइंट को टच कर पाए, इसलिए तो क्रॉस वैलिडेशन लगाते हैं, नहीं क्या? अगर आप ज्यादा टुकड़े तोड़ोगे इसके, मतलब बहुत ज्यादा टुकड़े भी नहीं होना चाहिए, बट अगर आप ज्यादा टुकड़े तोड़ोगे तो उससे क्या होगा कि लगभग छोटे छोटे पार्ट्स जो रहेंगे वो टेस्टिंग के लिए होते जाएंगे, बट उसमें ट्रेनिंग में हमारे पास लगभग सारे सैंपल चले जाएंगे। और जितने ज्यादा टुकड़े तोड़ोगे उतने ज्यादा इटरेशन भी होंगे मॉडल के। तो आइडियली जो रहेगा आपका 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन या 20 फोल्ड 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन नॉर्मली जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। बड़े फोल्ड्स तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 या 3 इटरेशन ही होने वाले हैं। पहले ये ट्रेनिंग, बाकी सब टेस्टिंग, सॉरी ये टेस्टिंग बाकी सब ट्रेनिंग, फिर ये टेस्टिंग बाकी सब ट्रेनिंग, टेस्टिंग ट्रेनिंग टेस्टिंग ट्रेनिंग, ये होगा। मतलब कम इटरेशन होंगे तो फिर ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी मॉडल की, तो इसलिए थोड़ा सा हायर साइड होना चाहिए इनको। इनफैक्ट 10 के आसपास जो रहेगा, 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो रहता है वो नॉर्मली बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट टूटते हैं डेटा के और हर पार्ट को बारीकी से मॉडल ट्रेन हो सकता है। समझे क्या? कोई डाउट है इसमें? नो सर। सर मतलब कि इसमें मतलब कैसे फाइंड करें कि हम मतलब कितने में उसको तोड़ें या ब्रेक करें, ऐसा कोई? ऐसा तो कुछ नहीं होता है, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर करके आपको देखना पड़ता है, पर नॉर्मली 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो रहता है वो अच्छा रहता है। नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, बट यू कैन ट्राई आउट विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है। सर ये 10 जो ज्यादा है या मीडियम है? मीडियम है मीडियम, ठीक। ना। और वही मैंने यहाँ पे भी लगाया, आपको इस एग्जांपल में भी लगा के दिखाया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन यूज किया है, बट मैंने उतना कोड बेस अलग हटा दिया था, सेइंग कि मैंने अभी बताया नहीं करके। ये फंक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे मैट्रिसेस मैंने कैलकुलेट किए थे और उसके बाद क्रॉस वैलिडेशन लगाया था। तो क्रॉस वैलिडेशन, फिर उसके बाद मॉडल का नाम, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, और देखो क्रॉस वैलिडेशन सीवी, सीवी इज इक्वल टू 10, मतलब नंबर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन कितने करने हैं, तो 10 करने हैं। सर ये व्हाइट बोर्ड शेयर है अभी। सॉरी, एक मिनट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये कोड जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन वाला, फिट एंड प्रिंट वाला, तो फिट एंड प्रिंट वाले में हमने अलग अलग मॉडल रन करे, उसके अलग अलग स्कोर्स रन करे, और उसके बाद देखो तो यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन भी रन किया है। तो क्रॉस वैलिडेशन में हमने मॉडल का नाम लिया है, फिर एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा पास किया, और यहाँ पे फोल्ड्स के नंबर पास करे, 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, और 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हमने निकाला सीवी से। अब वो सबके लिए सीवी लगाया आपने, R2 का क्रॉस वैलिडेशन भी किया, RMS से भी किया और इसका भी करा, और सबका एवरेज निकाल के ले आए। तो ये जो हमारे पास थे, ये इस तरह से हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन ऐसे काम करता है। ठीक है, ये सारी टर्म आपको बहुत सारी लग रही होगी कि एक के बाद एक बहुत सारी टर्म्स आती जा रही है, पर घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे आप सब एक्वेंटेड हो जाओगे इसके साथ में। हम लगभग काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं, अब बहुत सारी नई टर्म्स हमारे पास नहीं आने वाली हैं।
जो मेन टर्म्स थी वो हम लोग बहुत सारी पढ़ चुके हैं, तो अभी घबराने की बात नहीं है, बस इसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे छोटी छोटी टर्म्स को जोड़ते जाना है। ठीक है, अभी कोई डाउट है? आज मैं एक और हैकाथन स्टार्ट करने वाला हूँ लीनियर रिग्रेशन के ऊपर ही। तो अगला हम लोग हैकाथन स्टार्ट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी अगेन नेक्स्ट 2 वीक्स। आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो रहेगा हमारा एंड होगा 2 जनवरी को। ठीक है, 2 जनवरी के आसपास ये खत्म होगा। अगर 2 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी समथिंग न्यू ईयर, तो प्रॉबेबली उस दिन हम लोग शायद छुट्टी करें, बट सेकेंड वाला जो सेशन होगा उसमें हम लोग फिर वापस से हैकाथन को कंप्लीट करेंगे। आज से शुरू होगा, अगले 2 वीक में खत्म होगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें ऑल्दो मैं इसको ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुका हूं, बट इफ यू कैन डू फर्दर यू कैन ट्राई इट आउट। तो ये वाला कोड बेस मैं आपको पास कर रहा हूँ डेटा सेट के साथ, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, आपको जो जो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब चीजें सिखाई थी लीनियर रिग्रेशन में, वो यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करो। उससे कुछ आपकी इसकी इंप्रूवमेंट कर सकते हो क्या एक्यूरेसी में। इवन एक्यूरेसी घटती भी है ना, या चीजें घटती भी है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों घट रही है। तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेजियस थिंग। अगर वो कम भी करते हो ना परफॉर्मेंस, तो उसमें ये नहीं कि आपने डिग्रेड कर दिया इसको, वो नहीं। पर्पस यहाँ पे क्या है कि इसको कैसे किस चीज का क्या इम्पेक्ट हो रहा है वो आपको सीखना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं हैकाथन। यू कैन अगेन मेक योर ओन टीम्स इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द ओल्ड टीम। आप वो भी कर सकते हैं, अपने पुराने टीम मेंबर के साथ आपको कंटिन्यू करना, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको नए टीम मेंबर चाहिए, यू कैन वेरी वेल डू दैट एज वेल। ठीक है, बट अगेन इस बार मुझे पार्टिसिपेशन फिर से पिछली बार की तरह अच्छा चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 टीम्स पार्टिसिपेट करी थी, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया था। बट लास्ट टाइम जिन लोगों ने बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, ट्राई टू काइंड ऑफ गेट सम रैंक, है ना। और ओवरऑल इसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सी पैरामीटर में क्या कम ज्यादा करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है आपकी एक्यूरेसी में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका आप ट्राई करो। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अपना ग्रुप बना लो, ग्रुप नेम्स मेरे को अगेन व्हाट्सएप पे आपको पिंग करने होंगे। प्रोसेस पूरा वही रहेगा, एक ही आदमी, एक ही टीम जो रहेगी मल्टीपल सबमिशंस कर सकते हैं। पुराने वाले स्कोर को बीट करने की कोशिश करो, या फिर अपने पेयर्स के स्कोर को बीट करने की कोशिश करो। कीप इट हेल्दी। जैसे ही कंपटीशन कंप्लीट होगा, ट्राई टू शेयर योर नोटबुक्स एज वेल विद द पेयर्स, ताकि बाकी लोग भी लर्न कर पाए। ठीक है, ऑलराइट, हैव अ गुड डे। आज हम लोग यही रुकते हैं, कल फिर और नई टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक, ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।